सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। इसमें अपन पेपर को करने वाले हैं वापस से लीक। ठीक है। जो BLI 01 था उसको अपन ने लीक किया था, लाइब्रेरी एंड जो सोसाइटी का पेपर था। तो अपना वही पेपर आज जो एग्ज़ाम हुआ है वो का वो सेम सेम का सेम पेपर आया है एकदम। ठीक है। उसमें जैसे सेक्शन ए के अंदर एक कोई क्वेश्चन था, चेयरमैन वगैरह पूछा था। एक या दो क्वेश्चन को छोड़ के सेक्शन ए वाले, या 2 या 4 नंबर को छोड़ के बाकी जो 70 नंबर का पेपर था उसमें से ऐसे मान लो आपकी 65+ जो नंबर है आप वो क्रिएट कर सकते हो। जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन वगैरह बताए थे पिछली बार, तो आज अपन करने वाले सेम का सेम है ना, सब कुछ BLI 02 के साथ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग। पेपर भाई कहीं से नहीं आने वाला, यहीं से आने वाला है। ठीक है। आप जो पढ़ने वाले हो अभी, अपन पहले क्वेश्चन देखेंगे कितने टाइम कौन से साल में कब वो रिपीट हुए थे, और उन्हीं के एनालिसिस के बेसिस पे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट कर रखे हैं। उनके आंसर के साथ हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है। और जैसे आपको अगर BLI 02 की कोई वीडियो देखनी है तो यहाँ पे ये प्लेलिस्ट है जो मैंने ऐड कर दी है। आई बटन पे क्लिक करके आप सीधा प्लेलिस्ट में जाके आप जो 3 या 4 पेपर अपन ने सॉल्यूशन किए थे 02 के, वो आप जाके देख सकते हो ना। तो मैंने जो एग्ज़ाम्स कुछ पेपर लिए हैं प्रीवियस ईयर, जो मैंने लिए हैं वो है जून 2024 का पेपर है अपने पास। ठीक है। उसके बाद है दिसंबर 2023 का पेपर, फिर जून 2023 का पेपर है अपने पास, फिर दिसंबर 22 का पेपर है, जून 22 का पेपर है, दिसंबर 21, जून 20। ठीक है। इतने अपने पास टोटल एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर्स हैं, और इनमें से अपन ने कुछों का सॉल्यूशन भी किया था। ये 2020-21 वाले छोड़ के बाकी अपन ने सॉल्यूशन किया था। शायद 22 वाला एक किया था अपन ने, या शायद नहीं किया, जो भी है। अपन ने जितना सॉल्यूशन किया वो वैसे सफिशियंट है। उन अगर 3-4 वीडियो को आप देख लो तो आप उससे भी हो जाएगा आराम से। पर आप इसको भी देख लो, और फिर इनमें से कोई कंसेप्ट अगर रह जाए आपका तो उन वीडियो से भी आप देख लेना, तो आपका क्या हो जाएगा, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा, बढ़िया शानदार मार्क्स आएंगे आपके। ठीक है। तो अभी अपन इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कि अगर किसी के पास जून 2025 वाला अगर पेपर है किसी के पास BLI 02 का, अगर किसी के रिलेटिव के पास में, या फिर कैसे ऑनलाइन भी कहीं से किसी को मिला हो, है ना, जून 2025 वाला BLI 02 का अगर किसी के पास पेपर है तो मेरे से कांटेक्ट करे, कमेंट कर दे, या तो इस वीडियो के नीचे या टेलीग्राम पे मैसेज वगैरह कर सकता हो। जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है उसमें मेरे को जाके मैसेज कर देगा। ठीक है। तो उस पेपर का सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। वो अभी मेरे पास क्या है, उसका क्वेश्चन पेपर है नहीं। और अब चलते अपन क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। ये जो सारे क्वेश्चन देख रहे हो आप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनके नीचे मैंने फ्रीक्वेंसी लिखी है कि ये 5 टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है, ये देखो। ठीक है। ये 5 टाइम रिपीट क्वेश्चन हुआ है। कौन सा? लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, नीड, ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन। एक सेकेंड, हाँ, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, नीड, ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन। भाई उसके उद्देश्य, कार्य, आवश्यकता क्या क्या है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की, ये क्वेश्चन आया है। ये 5 बार आया है। ठीक है। दिसंबर 23 में, जून 23 में, दिसंबर 22, जून 22, दिसंबर 21। और ये क्वेश्चन एवरी सेशन में आता है, हर एक सेशन में नियरली आता ही आता है ये। इसमें क्लासिफिकेशन की क्या नीड है, क्या गोल है, ये एक्सप्लेन करना होता है बेसिक। ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपने पेपर में आपको पक्का मिलेगा। ठीक है। ये आपके पेपर में पक्का मिलेगा आपको, 99% मिलेगा आपको ये, 99.9 लिख देता हूँ हमारा। ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा, तो इसको आप अच्छे से रेडी करके जाना। और बी और सी सेक्शन में बड़ा क्वेश्चन मिलेगा आपको, ये नहीं ए सेक्शन में आ गया छोटा क्वेश्चन आ गया। ठीक है। बड़ा क्वेश्चन आएगा। फिर चलते अपन आगे। फेज रिलेशन। भाई फेज रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा कि भाई इंट्रा जो फैसेट रिलेशन और इंट्रा अरे रिलेशन है वो क्या होता है ना। अंत पक्ष और अंत पंक्तिक जो दिशा संबंध है उससे क्वेश्चन आते हैं। फेज रिलेशन से आप क्या समझते हैं, जनरली क्या होता है ये, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये 6 बार रिपीटेड है, और ये नीचे एग्ज़ाम के नाम दिए हैं आपके। ठीक है। इनमें ऐसे पूछ रखा है, देखो, दो दिसंबर 23 में इंट्रा फैसेट पूछा है, जून 23 में इंट्रा सब्जेक्ट पूछा था, और जून 22 में 3 टाइम आया ही ये अलग अलग सेक्शन वगैरह में, जो इंट्रा फैसेट और इंट्रा एरे के बारे में, और जून 20 में आया ये इंट्रा एरे के बारे में। तो ये क्वेश्चन हर बार आ रहा है ऑलमोस्ट।
तो अपन है ना जो फेज रिलेशन उसको अच्छे से आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे अपन, और जो फेज रिलेशन उसको भी पढ़ेंगे। फिर आगे चलते हैं अपन। नोटेशन, भाई नोटेशन क्या होता है, उसका मीनिंग, टाइप, क्वालिटी नोटेशन की, ये सारी चीज़ें बताओ। तो ये क्वेश्चन भी मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड है, 6 टाइम्स। ठीक है, ये मैंने जो जितने भी पेपर लिए हैं वो 7 है शायद, है ना। 7 एग्जामिनेशन के जो प्रीवियस पेपर है लेटेस्ट से लेके पीछे तक के 7 लिए हैं, उनमें से 6 बार आया, तो इसकी पॉसिबिलिटी है ना वो 90% से प्लस बनती है। और नोटेशन का क्वेश्चन आपके एक पक्का मिल जाएगा। ठीक है, इसमें पूछता है कि भाई नोटेशन का क्या मतलब होता है, कितने टाइप का नोटेशन होता है। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए ऐसे देखे तो, कि पहले तो नोटेशन का मीनिंग बताओ आप, है ना, कितने टाइप का नोटेशन है, एक क्वेश्चन जैसे अलग से आ गया। या क्वालिटीज़ ऑफ नोटेशन बताओ, है ना, क्या क्या उसके गुण वगैरह हैं। तो ये क्वेश्चन आता है इसमें। देखो अपने को सीधा सीधा पता है कि नोटेशन प्योर और मिक्स्ड होता है, 2 टाइप का। और नोटेशन क्या होती है, गुड क्वालिटी ऑफ नोटेशन क्या होता है, वो अपन सारा डिस्कस कर लेंगे। ये नीचे दे रखा है सारा भाई, ईयर वाइज कैसे कैसे आपके रिपीट हुआ है। ठीक है, जून 2023 वाला, उसमें तो 2 टाइम आए हैं प्योर नोटेशन, और जो फंक्शंस है नोटेशन के वो बताओ। मिक्स नोटेशन 2000 दिसंबर 2022, क्वालिटीज़ जून 2022 में पूछा, दिसंबर 2021 में और आया हुआ है। ठीक है, अभी चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे, जो कि है कॉलन क्लासिफिकेशन, उसके फीचर्स और डिवाइस बताओ। ये क्वेश्चन तो आपको 99.9% देखने को मिल जाएगा भाई। कॉलन क्लासिफिकेशन के बारे में बताओ, उसके है ना कुछ विशेषताएं बताओ, कॉलन क्लासिफिकेशन किसने दी, कब दी, क्या है, मतलब ऐसे ही पूछता है। और डिवाइसेस के बारे में ज़रूर पूछता है कि भाई कॉलन क्लासिफिकेशन के सब्जेक्ट डिवाइस, क्रोनोलॉजिकल डिवाइस, या जो टाइम डिवाइस है, ज्योग्राफिकल डिवाइस हैं, उनके बारे में बताओ। ठीक है, 6 बार रिपीट हुआ ये 7 में से, तो इसके भी प्रोबेबिलिटी है जो 99.9% बन जाती है। ठीक है, इसकी 99.9% है इसकी भी आने के चांसेस। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को कल मिल सॉरी 2 तारीख को मिल जाएगा। ठीक है, फिर लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, ये क्वेश्चन भी भाई 101% आएगा। इसका तो मैं ऐसे बता देता हूँ आपको। ठीक है, लाइब्रेरी जो कैटलॉगिंग है वो क्या होता है। एक तो देखो अपने पेपर का नाम ही लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग है, तो एक क्वेश्चन तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन क्या होता है, एक क्वेश्चन लाइब्रेरी कैटलॉगिंग क्या होता है। ये दोनों क्वेश्चन तो पक्के 101% आने ही हैं आपके। ठीक है, इसमें 99 भी हटा दिया मैंने, देख लो आप। ठीक है, तो लाइब्रेरी कैटलॉगिंग क्या होता है उसके बारे में क्वेश्चन पक्का मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी 3 4 5 बार रिपीट हुआ हुआ अच्छे तरीके से। ये जैसे जून 2024 वाला लेटेस्ट पेपर, उसमें 3 बार आ गया था। फिर जून 2023 में, दिसंबर 22 में, और उससे भी पहले आ चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6। देखो सेंट्रलाइज कैटलॉगिंग क्या होती है भाई, केंद्रीय सूचीकरण, वो क्या होता है। तो इसका क्वेश्चन भी मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड है। सेंट्रलाइज कैटलॉगिंग ऑब्जेक्टिव उसके कि भाई अगर सेंट्रलाइज कैटलॉगिंग करेंगे अपन तो उससे क्या फ़ायदा मिलेगा, वो सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अपन डिस्कस करने वाले हैं आज। आगे चलते हैं। चेन प्रोसीजर, इस पे क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, चेन प्रोसीजर पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। भाई चेन प्रोसीजर क्या होता है, कितनी टाइप की चेन होती है, क्या लिंक होती है ना, शॉर्ट नोट लिखिए उसके बारे में, डिटेल लिखिए। ये सारे क्वेश्चन 3 4 बार ये रिपीट हुआ हुआ है। फिर आगे भी हाईली रिपीटेड, ऊपर वाले तो थे वो तो थे भाई एकदम मोस्ट रिपीटेड, कि भाई वो तो ये सारे क्वेश्चन है ना ये तो आने ही आने हैं, चांसेस इनके तो 99% वाले हैं। और जो ये नीचे वाले हैं इनके ऐसे मान लो कि 85 से 90% तक के हैं, है ना। कैनन ऑफ कैटलॉगिंग का जो क्वेश्चन है, कैनन ऑफ कैटलॉगिंग सूचीकरण की उपसुक्तता बताओ। भाई ये वाला क्वेश्चन आता है। कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू अलग से पूछ लेता है। ये कैनन ऑफ चेन ये अलग से भी पूछ लेता है, रिकॉल वैल्यू बताओ, चेन कैनन ऑफ चेन बताओ। ठीक है, मास्टर कैनन बताओ जून 2023 में जो अपन ने क्वेश्चन सोल्व किया था, है ना। और दिसंबर 2023 में कैनन ऑफ चेन पूछा है, 23 में कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू पूछा है, 2 टाइम्स अपीयर, ये दोनों जनरल कैनन बताओ। तो कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन अपन क्वेश्चन इसको भी डिस्कस करने वाले हैं आज। फिर यूनियन कैटलॉग, देखो सेंट्रलाइज कैटलॉग आ गया, यूनियन कैटलॉग आ गया। कैटलॉग के जो टाइप्स है ना उससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, कि भाई यूनियन कैटलॉग क्या होता है, कैसे 2 3 लाइब्रेरियाँ मिलकर यूनियन कैटलॉग बनाती हैं ना, आपस में कैसे रिसोर्सेज का शेयर करती हैं, मतलब जो कैटलॉग की लिस्ट वगैरह है उनको कैसे शेयर करती हैं, उनको बार बार एंट्रियाँ नहीं करनी पड़ती, है ना, आपस में ही डिस्कस कर लेती हैं वो सारा सब कुछ। फिर चलते हैं क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, जो ट्रिपल सी है ना, SR रंगनाथन ने जो स्कीम दी थी ट्रिपल सी, उसके बारे में विशेषताएं, उसकी जो उसके बारे में पूछता है अपने को। ठीक है, जैसे रंगनाथन की ट्रिपल सी ना, उसके बारे में मेन फीचर पूछता है, उसका मेन एंट्री से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये भी 3 पेपरों में आया हुआ है अपने।
ठीक है। फिर है प्री नेटल कैटलॉगिंग। भाई जो कैटलॉगिंग होती है ना, इसको अपन कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन भी बोलते हैं। क्या? कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन, CIP। ठीक है, इसको अपन CIP भी बोलते हैं, कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन। मतलब पब्लिश हो रही है बुक, उसी के टाइम उस टाइम से ही, पब्लिश होने से पहले ही उसी बुक के अंदर पहले से कैटलॉग बना के जो अथॉरिटी होती है वो दे देती है। ठीक है, वो ए सेक्शन के अंदर जो ये ज़्यादातर क्वेश्चन है वो पूछा गया है, क्योंकि भाई ये छोटा क्वेश्चन है, तीन तीन बार आया है ये। अभी तो इसका लेटेस्ट ट्रेंड नहीं है, वैसे थोड़ा पुराना हो गया है क्वेश्चन, पर हाँ आता है, इसके भी चांसेस अच्छे हैं। फिर है हेल्पफुल सीक्वेंस, प्रिंसिपल ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस। ये क्वेश्चन मेरे को ऐसे लग रहा है कि आपके एग्ज़ाम में आने के इसके 99% चांस हैं, आएगा ये क्वेश्चन, मेरे को ऐसे लग रहा है। ठीक है, जो मैं करवा रहा हूँ ये तो मतलब मोस्ट ही मोस्ट है, आप ऐसे देख लो। ठीक है, जो प्रिंसिपल ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस है, भाई कैसे अपन क्लासिफिकेशन स्कीम में एक हेल्पफुल सीक्वेंस को यूज़ करें, उसके शेड्यूल्स के अंदर है ना, उसकी जो क्लासें हैं अपन जो निर्धारण करेंगे उसके अंदर। फिर है शीप फॉर्म ऑफ कैटलॉग, ये ठीक ठाक क्वेश्चन है। ठीक है, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है पर ठीक ठाक है। फिर है जो ACI PCI पूछता है ना अपने को, एंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट, पोस्टीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट कब होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तो इसका आपको मैं बेसिक ओवरव्यू दे दूंगा। बाकी ये क्वेश्चन अगर डीप से पूछे तो इसमें बहुत कुछ है पूछने के लिए। कॉमन आइसोलेट के अंदर भी फिर एंटीरियराइजिंग के भी टाइप होते हैं, BSF वगैरह ऐसे करके। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बता दूंगा। फिर चलते हैं 5 फंडामेंटल कैटेगरी, PMEST। इससे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, अच्छे चांसेस हैं। PMEST क्या होती है ना। चलते हैं आगे। अब जो अपन ने ये सारे अभी डिस्कस किए कि कौन से इंपॉर्टेंट है क्या है, इसी सीरीज़ के अकॉर्डिंग अपन अभी इनका करने वाले हैं सॉल्यूशन। ठीक है, ये करते हैं अपन सॉल्यूशन स्टार्ट। जो आज जो पेपर हुआ है वो अभी मैंने एक दो बच्चों से मेरे पास बात हुई अभी, उन्होंने बताया कि भाई जो सर आपने पेपर करवाया था वो का वो सेम पेपर आया है, और मेरे पास जो पेपर है उसकी PDF भी आ चुकी है। तो बताया कि बच्चों ने बहुत एकदम सिमिलर, पूरा का पूरा सेम पेपर आया एकदम। तो वही कोशिश रहेगी अपनी कि अपना पेपर है ना एकदम पूरा पूरा का पूरा यही पेपर आ जाए, है ना। अपन एक एक तरीके से देखें तो लीक ही कर रहे हैं पेपर को पहले। ठीक है, तो करते हैं अच्छे से स्टार्ट। अब इसमें देख लो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा है। एक्सप्लेनेशन मैं हिंदी में कर रहा हूँ वैसे, बाकी इंग्लिश में लिख रखा है, उससे पढ़ पढ़ के कर रहा हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं अपन। भाई लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसके नीड, ऑब्जेक्टिव और फंक्शन बताओ। भाई उद्देश्य क्या है, आवश्यकता क्या है, कार्य क्या है, ये बताओ। ये क्वेश्चन इतनी इतनी बार रिपीट हुआ है, जो आप अपन अपने ऊपर डिस्कस कर लिया है। फिर आगे चलते हैं। देखो, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इज translation of the name of the specific subject of a book into a preferred artificial language or ordinary number. It arranges books in a helpful sequence. मतलब जो क्लासिफिकेशन होता है ना उसमें जो बुक का या स्पेसिफिक सब्जेक्ट का नाम होता है, जैसे बुक है उसका सब्जेक्ट का नाम है, उस सब्जेक्ट के नाम को, बुक के जो बुक है उसका टाइटल है जैसे मान लो, उसके नाम को एक प्रिफर्ड आर्टिफिशियल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब जैसे आपने साइन लैंग्वेज या मिलिट्री कोड वगैरह उसके बारे में अगर सुना होगा आपने, तो जैसे मान लो कि ना एक कोड डिसाइड किया अपन ने कि भाई A का मतलब हो गया 1, ठीक है, B का मतलब हो गया 2। अब 1 2 3 करके एक है ना मैंने एक मैसेज टाइप किया, ठीक है, और ये कोड मेरे पास है, और जो आगे जिसको मैं टाइप कर रहा हूँ उसके पास है। तो ये लेटर गया तो बीच में किस किसने देखा जाए, कितनों नहीं देखा, उनको नहीं पता कि A का मतलब 1 है या B का मतलब 2 है। आगे जाके जब वो डी कोड करेंगे वापस, मतलब मैंने जो लेटर लिखा उसमें 1 2 3 5 6 7 सारे लेटर लिखे थे, अब देखिए यार ये 1 2 3 4 1 2 3 4 क्या लिख रखे हैं, किसी को समझ नहीं आएगा। जैसे ही जिसके पास वो लेटर पहुंचा, तो वो जब उसको पढ़ेगा लेटर को, तो उसे पता चलेगा, वो खुद डिकोड करेगा वापस उसको कि भाई A का मतलब 1 है, तो फिर वो ABCD से वापस उसको लिखेगा कि हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई यही क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, ऐसे हो जाएगा उसका डिकोड। ठीक है, तो वही चीज़ है कि एक टाइटल दे रखा है अपने बुक को, बुक का टाइटल दे रखा है, उसको एक ना आर्टिफिशियल लैंग्वेज में एक ऑर्डिनल नंबर में कन्वर्ट करना, छोटे एक ना शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, और जो अरेंज कर सके बुक को हेल्पफुल तरीके से। ठीक है, ये होती है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन, और ये आपकी हिंदी में लिखी लिखी हुई है डेफिनेशन, आप पढ़ सकते हो। फिर इसके कुछ है ना आवश्यकता और उद्देश्य देख लेते हैं।
भाई टू अरेंज बुक इन हेल्पफुल सीक्वेंस, भाई बुकों को ना एक ना निर्धारित एक क्रम में, एक ना आवश्यक जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या ऐसे क्रम में बुकों को लगाना जिससे यूज़र के लिए क्या हो, आसानी रहे। जैसे कि मैं बुकों को शेल्फ के अंदर लगा रहा हूँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कि भाई फिजिक्स की ये वाली एक ना अलमीरा है, उसमें फिजिक्स की मैंने सारी बुक रख दी, तो फिजिक्स वाले बच्चे आके उसी अलमीरा से देख के पढ़ लेंगे। अब मैंने अलग अलग बुक कहीं रख दी कैसे ही, तो उससे कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कि बुक को ऑर्गेनाइज करना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, या फिर किसी भी एक ना डिफाइंड मैनर के अकॉर्डिंग, या तो सब्जेक्ट हो गया या ऑथर हो गया, या मान सकते हैं अपन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हो गया, तो वो भी एक ना सब्जेक्ट वाइज लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अरेंज करना हेल्पफुल सीक्वेंस में। फिर दूसरा है लोकेट। भाई अगर लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन होगा तो एक यूनिक कॉल नंबर भी मिलता है, जो अपन अभी ऊपर बात कर रहे थे ना, ऑर्डिनरी जो ऑर्डिनल नंबर की, ऑर्डिनल नंबर ये कॉल नंबर ही होता है, कि एक जो यूनिक नंबर मिलता है वो कॉल नंबर होता है। उससे हर एक प्रत्येक है ना अलग अलग जो किताब होती है उसको अपन है ना आइडेंटिफाई करने में, मेक्स इट ईजियर टू आइडेंटिफाई। भाई आसानी से उन्हें ना वापस आइडेंटिफाई करने में, मतलब कि अपन ने बुक एक बार उसका यूनिक कोड दे दिया, उसको अपन ने एक पर्टिकुलर जगह रख दी, फिर अपन उस कोड के या उस कॉल नंबर के अकॉर्डिंग जाके वहाँ से बुक ढूंढ के ला सकते हैं। मतलब एक लोकेशन डिसाइड कर दी अपन ने, उस कोड के अंदर जो लोकेशन होती है ना वो अपन ने डिसाइड कर दी, जिससे अपन जाके वापस वहीं से बुक ले सकते हैं। तो हर एक किताब को एक ही है ना यूनिक लोकेशन भी देता है क्या, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। फिर टू रीप्लेस बुक्स, मतलब अगर वंस बुक इज़ रिटर्न, क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन रीप्लेसिंग इट बैक इन दी इट्स एग्जैक्ट पोजीशन। मतलब एक बार जैसे यूज़र पढ़ने के लिए किताब ले गया आपसे, फिर उसने आपको वापस रिटर्न कर दी, तो आपको ना क्लासिफिकेशन मदद करेगा वापस से उसकी जो ओरिजिनल जगह थी पुरानी वाली वहीं पे रखने के लिए, कि आप है ना हर कहीं तो अभी रख नहीं सकते, या कोई नई जगह उसके लिए बना नहीं सकते, पुरानी वाली जगह ही आपको उस कॉल नंबर से पता चलेगी और वहीं आप रख दोगे। फिर है टू रिवील स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, मतलब अगर इट शोज़ विच सब्जेक्ट हैव मैनी बुक्स एंड विच हैव फ्यूअर, मतलब ये जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है वो अपने को ये भी बताता है कि कौन सी सब्जेक्ट की कितनी बुक है अपने पास, कितनी ज़्यादा है या कम है। तो लाइब्रेरी की जो वीकनेस या जो स्ट्रेंथ होती है ना, कि भाई लाइब्रेरी की पकड़ किस सब्जेक्ट पे या किस चीज़ों पे या किस मटेरियल पे है, वो भी बताता है। ठीक है, तो अभी मैंने जो आपको बोल के बताया उसका आप अच्छे से ना बड़े से 3 4 5 पेज के अंदर बढ़िया से लिख के आना। एक है कि जो आप पेपर में ध्यान रखना लिखने का, थोड़ा आप अच्छा अच्छा लिख के आना बढ़िया अच्छी राइटिंग के अंदर, तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। फिर चलते अपन फेज़ रिलेशन। भाई फेज़ रिलेशन क्या होता है, जैसे मान लो सिंपल, पहले एक को मैं ओवरव्यू दे देता हूँ अच्छे से ऊपर ऊपर से, फिर आप अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे। फेज़ रिलेशन होता है कि जब है ना अगर एक सब्जेक्ट आ गया, या फिर ऐसे मान लो एक बुक है उसका नाम दे रखा है मैथमेटिक्स फॉर बायोलॉजिस्ट, कि भाई ऐसी मैथमेटिक्स जो बायोलॉजिस्ट के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो अब बताओ उसे अपन सीसी के अकॉर्डिंग कौन से सब्जेक्ट में रखें। आप बताओ मैथमेटिक्स में रखें या बायोलॉजी के अंदर रखें, कौन से सब्जेक्ट के अंदर अपन उस बुक का क्लासिफिकेशन करेंगे, क्या उसको कोड देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाती है, दिक्कत आ जाती है, समस्या आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि मैथमेटिक्स फॉर बायोलॉजिस्ट है, तो मैथमेटिक्स जो मेन क्लास है वो बी है। ठीक है, मैथमेटिक्स के लिए जो मेन क्लास सीसी के अंदर वो बी है, और जो बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी के लिए क्या है, जी। बायोलॉजी के लिए जी है, मैथमेटिक्स के लिए बी है। अब बी और जी आप क्या लिखोगे, बी लिखोगे जी लिखोगे। भाई मैथमेटिक्स फॉर बायोलॉजिस्ट है, तो जो फोर लिखा है ना मैथमेटिक्स फॉर बायोलॉजिस्ट, तो इस फोर है ना जो वर्ड है, उस वर्ड से अपन जो जनरल, बायस, कंपैरिजन, डिफरेंस, टूल, इन्फ्लुएंस, ऐसे है ना 6 रिलेशन होते हैं। तो उन्हीं रिलेशन के अकॉर्डिंग, जैसे बायस रिलेशन में फोर वर्ड का यूज़ करते हैं अपन, तो फोर के लिए जो मेन क्लास को जोड़ने के लिए सिंबल आता है वो आता है स्मॉल बी। क्या सिंबल आता है भाई, स्मॉल बी सिंबल आता है। ठीक है, तो अपन इसमें क्या लिख देंगे, स्मॉल बी। ओके, समझ आ गया भैया आपको, कि भाई बी और जी को स्मॉल बी से जोड़ देंगे, तो सीधा समझ आ जाएगा कि बी है ना जो बायस फेज रिलेशन की बात कर रहा है, और ये फेज रिलेशन है दो चीज़ों को आपस में जोड़ने के लिए। ठीक है, अभी अपन चलते हैं इसकी जो डेफिनेशन है लिखी है। अब देखो यही बात इसने कही है कि भाई जो फेज रिलेशन होती है वो डील्स करती है रिलेशनशिप बिटवीन टू आइसोलेट और सब्जेक्ट। भाई दो अगर पक्ष वगैरह है ना, आइसोलेट है जो सब्जेक्ट के जो टुकड़े हैं उनकी, व्हेन टू सब्जेक्ट्स एंड और आइसोलेट, और जो उसके अंदर आइसोलेट के अंदर जो आइडियाज़ और वगैरह होते हैं, फैसेट होते हैं, उनको अगर इंटर रिलेशन हो, उनमें कोई संबंध हो और वो अपने को दिखाना हो, तो उसके लिए अपन क्या यूज़ करेंगे, फेज रिलेशन यूज़ करेंगे।
ठीक है, अभी चलते हैं आगे। टाइप्स ऑफ फेज रिलेशन होते हैं फाइव, 5 टाइप के फेज रिलेशन होते हैं। इसमें शायद टूल नहीं जोड़ा है, जो कि शायद 7th एडिशन में था। बाकी अपने जो आता है वो 6th एडिशन के अकॉर्डिंग ही आता है, तो आपको वैसे 5 ही याद रखने हैं। जनरल, बायस, कंपैरिजन, डिफरेंस और इन्फ्लुएंस। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई किसी से जनरल बात है तो उसमें एंड का यूज़ करते हैं अपन। ठीक है, मैं इनके नीचे लिख भी देता हूँ कि किसके अंदर क्या आता है। जनरल में आता है एंड, एक सेकेंड है ना। जनरल में आता है एंड, और जो बायस रिलेशन है उसके अंदर यूज़ करते हैं अपन फोर का, और कंपैरिजन के अंदर अपन यूज़ करते हैं बिटवीन। अगर कंपैरिजन करें अपन तो बिटवीन होता है कि भाई कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो बिटवीन यूज़ करते हैं। अगर किसी दो चीज़ों के बीच में अपन डिफरेंस दिखा रहे हैं, है ना, डिफरेंस, तो इसमें जैसे अपन ने यूज़ कर लिया कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और इसमें डिफरेंस में यूज़ करेंगे डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो वर्ड ही आ जाता है डिफरेंस और कंपैरिजन, तो ये दोनों वर्ड के साथ फिर आगे बिटवीन लगा होता है। और जो इन्फ्लुएंस है ना, इन्फ्लुएंस के लिए अपन यूज़ करते हैं इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट या तो सीधा वर्ड लिखते हैं कि भाई इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया ऑन पाकिस्तान, भाई इंडिया का क्या इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान पे, या फिर अपन लिख देंगे इफ़ेक्ट ऑफ इंडिया ऑन पाकिस्तान। तो या तो इन्फ्लुएंस आ जाएगा या क्या आ जाएगा, इफ़ेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये हो गए वर्ड। अब आप हिंदी में पूछोगे तो हिंदी में भी यही आएगा। जो बुक का टाइटल होगा वो तो इंग्लिश में लिखा आएगा, ठीक है, इंग्लिश में बुक का टाइटल लिखा आएगा। तो जो सारा जो अपन लिखेंगे ना, ये एंड, फॉर, बिटवीन, कंपैरिजन, ये भी सारा इंग्लिश में होगा। अब जैसे कोई बुक आ गई, उसमें मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया कि भाई बुक का नाम है कंपैरिजन बिटवीन फिजिक्स एंड मैथ, है ना, ऐसे बुक का टाइटल है। या एक डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स एंड मैथ, या इन इन्फ्लुएंस जो अपन यूज़ करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ मैथ ऑन फिजिक्स, ऐसे कर लेंगे अपन। तो ऐसे आपको जो टाइटल देते हैं एंड लगा के, या जो ये भी सारे टर्म्स यूज़ करके, तो अपन इन फेज रिलेशन का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, दिशा संबंध का। ठीक है, अब देख लेते हैं जो मेन 3 टाइप के ना फेज रिलेशन होते हैं। वो ये तो हो गए इनके कि भाई है ना फेज रिलेशन कितने टाइप के होते हैं। अब इसके 3 लेवल होते हैं कि भी जो जो पहला इंटर सब्जेक्ट है ना, इसमें तो जो सब्जेक्ट या मेन क्लास है उसके बीच में अपन क्या करेंगे, फेज रिलेशन बनाएंगे। अगर जैसे टाइटल में 2 मेन क्लास की, या मेन जो मेन सब्जेक्ट लिखा है यहाँ पे टर्म, बाकी ये मेन क्लास के अंदर होता है कि भाई अगर 2 रिलेशन है कोई भी मेन क्लास के अंदर, तो वो कब आएगा, इंटर सब्जेक्ट के अंदर आएगा मेन क्लास। जैसे मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर आ गया। अब मैंने बताया आपको फोर किसके लिए होता है, बाईस के लिए होता है। अब मैथमेटिक्स का जो मेन क्लास है, जो सीसी की अपन मेन क्लास पढ़ते हैं, तो मैथमेटिक्स की मेन क्लास कौन सी होगी, बी। ठीक है, मैथमेटिक्स की बी होगी। और जो इंजीनियरिंग की होगी वो शायद आई थिंक इंजीनियरिंग की मेन क्लास होती है, एक सेकंड रुको, हाँ डी होती है शायद, हाँ डी होती है। मैथमेटिक्स बी, सी पे फिजिक्स और डी पे इंजीनियरिंग, हाँ यस। तो इंजीनियरिंग के लिए होती है डी। अब डी और जो बी है उसके बीच में अपन क्या ऐड करेंगे, तो वो बायस का जो कोड होगा ना वो ऐड करेंगे। और कोड की एक टेबल दी होती है सीसी के अंदर, वो आपको मैं टेबल भी अभी दिखाने वाला हूँ। अभी अपन डिस्कशन थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर मैं आपको वो टेबल दिखाऊंगा। ठीक है, फिर जो इंट्राफेसेट रिलेशन होता है वो अगर जैसे अंत पक्ष, 2 पक्ष हैं उनके बीच में रिलेशन है उसकी बात करता है। जैसे कि जो ये मोस्ट रिपीटेड भी है ये क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से सुनना, कि जैसे 2 आइसोलेट हैं इन द सेम फैसेट विद इन द सेम मेन क्लास। जैसे एक सेम मेन क्लास है रिलीजन, रिलीजन आता है क्यू पे, ठीक है, क्यू रिलीजन मेन क्लास है सीसी की। अब जो रिलीजन मेन क्लास है उसके अंदर 2 टर्म दे रखे हैं भाई, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज़्म। ठीक है, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज़्म। तो इन दोनों के लिए बीच में देखो एग्जांपल, डिफरेंस बिटवीन हिंदुइज्म एंड बुद्धिज़्म। एक बुक का टाइटल मिल गया अपने को, डिफरेंस बिटवीन हिंदुइज्म एंड बुद्धिज़्म। तो उसको अपन क्या लिखेंगे, डिफरेंस के लिए अपन कौन सा जो टाइप ऑफ फेज रिलेशन है वो यूज़ करते हैं, वो ये करते हैं डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन। इसके लिए भी आपको मैं सिंबल है वो दिखा रहा हूँ अभी। ठीक है, पहले आप ये समझ लो कि ये टर्म आ जाए तो क्या क्या करना है। फिर जो इंटर अरे होता है उसके अंदर क्या होता है कि 2 आइसोलेट होते हैं इन द सेम अरे। अगर जैसे एक बुद्ध, जैसे सबसे पहले ऊपर आ गया रिलीजन, रिलीजन में आ गया बुद्धिज़्म, बुद्धिज़्म के अंदर फिर आ गया जैसे कि जैनिज़्म बुद्धिज़्म, या फिर क्या करें अपन बुद्धिज़्म के अंदर क्या
आपको आता है, अगर कोई टर्म याद आ रहा है कि अगर बुद्धिज़्म के अंदर जैसे कोई, जैसे हाँ श्वेतांबर और दिगंबर, हाँ याद आ गया। जैसे अपन बुद्धिज़्म के अंदर दो सेक्ट होते हैं, एक तो श्वेतांबर होते हैं, एक दिगंबर होते हैं, कि भाई एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। तो ऐसे होता है ये। सबसे पहले मेन क्लास अगर रिलीजन के साथ में किसी का रिलेशन है तो वो अपन किससे बनाएंगे, इंटर सब्जेक्ट से। अगर कहीं इंटर सब्जेक्ट लिखा आ गया तो अपन बोलेंगे मेन क्लास या जो मेन सब्जेक्ट है, इंटर सब्जेक्ट है, सब्जेक्टों के बीच में रिलेशन है, तो वो अपन कर आएंगे इसमें। अगर इंटर फैसेट पूछे तो जो पहला डिवीज़न होता है ना मेन क्लास के अंदर, जैसे रिलीजन के हो गया, अंदर हो गया हिंदुइज्म एंड बुद्धिज़्म। फिर अपने को अगर इंटर अरे पूछे, इसका मतलब उसके अंदर फिर डिवीज़न होता है, उसमें रिलेशन। इसका मतलब कि जो श्वेतांबर और दिगंबर के बीच में जो रिलेशन है उसकी बात करता है। समझ गए आप कि भाई पहले सबसे बड़ा टर्म, फिर उसके अंदर वाला, फिर उसके अंदर वाला। तो ये तीनों अपने हो गए कंप्लीट। जैसे इसका एग्जाम्पल दे रखा है, रिलेशनशिप बिटवीन ए रूरल यूथ एंड अर्बन यूथ। ठीक है, रूरल यूथ एंड अर्बन यूथ। ठीक है, अब चलते हैं अपन इसकी जो मैं एक और जो सीसी की बुक है उससे फ़ोटो लाया हूँ, वो आपको दिखा देता हूँ। 6th एडिशन सीसी का ये रहा। सीसी का जो 6th एडिशन है उसके अंदर चैप्टर 6 है, पेज नंबर शायद 2 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, स्टार्टिंग के अंदर ये दूसरे जो पार्ट है उसमें। ठीक है, उसके अंदर अपन देखें तो नेचर ऑफ रिलेशन है ये तो, जनरल, बायस, कंपैरिजन, डिफरेंस, इन्फ्लुएंस। इनके लिए मैंने आपको टर्म भी बता दिया। जनरल के लिए एंड यूज़ करते हैं, बायस के लिए फॉर यूज़ करते हैं, कंपैरिजन के लिए कंपैरिजन बिटवीन, डिफरेंस के लिए डिफरेंस बिटवीन, और इन्फ्लुएंस के लिए इन्फ्लुएंस या इफेक्ट, इफेक्ट ऑन, ऐसे कुछ। अब अपन जो फेज रिलेशन है, जो ये फेज लिखा है, इसका मतलब है इंटर सब्जेक्ट रिलेशन। ठीक है, यहाँ पे है सब्जेक्ट की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, जो है इंटर इंटर सब्जेक्ट, इंटर सब्जेक्ट। ठीक है, इंटर सब्जेक्ट अगर जनरल रिलेशन होगा, अगर किसी मेन दो मेन क्लासों के बीच जनरल रिलेशन है तो अपन ए का यूज़ करते हैं, सिंबल ए यूज़ करते हैं अपन उन दोनों मेन क्लासों को जोड़ने के लिए। ठीक है, और जो बायस है तो बी यूज़ करते हैं, सी कंपैरिजन के लिए, डिफरेंस के लिए डी, और इन्फ्लुएंस के लिए जी। अगर आपसे सिंबल की बात करूँ तो सिंबल आपको नहीं पूछेगा। ये मैंने सीसी की बुक एक बार सिर्फ फ़ोटो लिया आपको दिखाने के लिए कि कैसे ये यूज़ होता है, प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करते हैं अपन। ठीक, तो अगर जैसे मेन क्लास दो दे दी कि भी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो सीधा अपन ये लगा देंगे। अगर बीच में फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो मेन क्लास है, उन दोनों के सिंबल के बीच में ए लगा देंगे। ऐसे ही जो इंटर फैसेट या इंटर है उसके सिंबल दे रखे हैं आपके। इतने ज़रूरी नहीं है ज़्यादा। अगर कोई बहुत ज़्यादा ही हो कि भाई अगर फेज रिलेशन पूछे तो मैं पूरी ये टेबल भी बना के आऊँ तो उसकी अलग बात है, बाकी आप नॉर्मल लिख के आओगे वो भी बहुत है। अब चलते हैं अपन वापस अपने क्वेश्चन पे जहाँ पे अपन थे, ये रहा। ठीक है, तो इसकी बात होगी कंप्लीट। अब चलते हैं नोटेशन क्या होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है। नोटेशन, उसके मीनिंग या टाइप या क्वालिटीज़ क्या होती है नोटेशन की। तो नोटेशन इज़ अ सिस्टम ऑफ शॉर्ट हैंड सिम्बल्स, जैसे नंबर, अल्फ़ाबेट या स्पेसिफिक जो साइन होते हैं, यूज टू रिप्रेजेंट अ सब्जेक्ट इन क्लासिफिकेशन स्कीम। इट इज़ आर्टिफिशियल लैंग्वेज, इट इज़ इन द आर्टिफिशियल लैंग्वेज ऑफ द क्लासिफिकेशन। जो अपन ऑर्डिनल नंबर ऊपर क्लासिफिकेशन के अंदर बात कर रहे थे, जिससे अपन क्लास नंबर बनाते हैं, वही होता है नोटेशन। एक नोटेशन एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टम होता है, उसके अकॉर्डिंग अपन किसी जो सब्जेक्ट का टाइटल होता है या बुक का जो टाइटल होता है उसका अपन क्या करते हैं, नोटेशन करते हैं, जिससे वो एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। जैसे एक तो एक शॉर्ट हैंड होता है वो, कि बड़ा सारा अगर लिख रखा है इंडियन हिस्ट्री लिख रखा है, तो इंडियन हिस्ट्री लिखेंगे 1947, तो ये कितना बड़ा टाइटल हो गया। उसको अपन ने 3 या 4 सिंबल में कन्वर्ट कर दिया, V.44, है ना, ऐसे करके सिंपल। तो ये हो गया नोटेशन क्या होता है वो। फिर चलते हैं अपन नोटेशन के टाइप। ये क्वेश्चन भी पूछता है बहुत बार कि नोटेशन के टाइप बताओ। एक तो होता है प्योर नोटेशन। प्योर नोटेशन क्या होता है, जिसमें यूज़ करते हैं ओनली वन टाइप ऑफ सिंबल, किसी भी एक प्रकार की ना सिंबल उसको यूज़ करते हैं। या तो ABCD ले लो आप सारी, या 0 to 9 के नंबर ले लो, कोई भी एक विशेषता के आधार पे अपन करते हैं, तो नोटेशन वो हो गया प्योर नोटेशन। जैसे 0 से 9 तक के नंबर लिए गए हैं सिर्फ DDC में, 0 से 9 तक के नंबर यूज़ होते हैं सिर्फ DDC में, उसके अलावा कोई कुछ नहीं यूज़ होता। हाँ, डॉट जरूर लगता है एक, तो वो प्योर नोटेशन के अंदर ही काउंट होता है।
उसके बाद में अपन चलते हैं मिक्स नोटेशन। मिक्स नोटेशन होता है यूज़ मिक्स ऑफ सिंबल। भाई अलग अलग टाइप के अल्फ़ाबेट प्लस नंबर्स प्लस जो पंचुएशन मार्क्स आते हैं ना, जो कोलन सेमी कोलन, इन सारी चीज़ों का यूज़ होता है मिक्स नोटेशन में। मिक्स का मतलब दो तीन चीज़ें मिक्स करो, प्योर का मतलब सिर्फ एक विशेषता। ये हिंदी में नीचे लिखा है और आप नोटेशन पे अच्छे से लिख के आएंगे। फिर है क्वालिटीज़ ऑफ गुड नोटेशन। भाई अच्छे नोटेशन की क्या क्या ना गुण है, विशेषताएं हैं, वो बताइए। तो ब्रेविटी होनी चाहिए उसमें, ठीक है, ब्रेविटी होनी चाहिए। ब्रेविटी का क्या मतलब होता है भाई? संक्षिप्तता, ठीक है, ब्रेविटी होती है संक्षिप्तता, कि शॉर्ट होना चाहिए वो। अगर जैसे इंडियन हिस्ट्री इन 1947 लिखा है, तो आपने भी उसका IND कर दिया, HIS का HIS कर दिया, फिर 1947 का 47 कर दिया, वो अभी भी बड़ा रह गया ना। तो वो एक छोटा होना चाहिए, ब्रेविटी होनी चाहिए उसमें, ऐसा गुण होना चाहिए कि वो बहुत छोटा हो। दूसरा सिंपलिसिटी होना चाहिए, भी सरल होना चाहिए वो, सरलता होनी चाहिए कि भी लिखने में आसान हो, टाइप हो, अच्छे याद करने में आसान हो वो चीज़ें, ऐसा भी होना चाहिए। फिर है प्रोनाउंसिएबिलिटी, कि भाई अगर बोले ना, अगर उच्चारण करें उसका, तो वो इजी हो प्रोनाउंस करने में। अपन ने नोटेशन कर दिया AH*CPTIND, फिर अपन ने कुछ और लिख दिया हैच स्टार कोलन सेमी कोलन। तो प्रोनाउंस करने में भी है ना ऐसा इजी होना चाहिए, अपन किसी को बोल के भी बता सकें, वो मुश्किल नहीं होना चाहिए प्रोनाउंस करने में। फिर होता है निमोनिक, जो उसको याद करें। सिमिलर कंसेप्ट शुड बी हैव सिमिलर नंबर्स टू हेल्प मेमोरी। भाई आसानी से ना याद हो जाए। अगर सिमिलर जो कंसेप्ट या सिमिलर जो क्लास नंबर हैं अलग, उनको अगर सिमिलर नंबर मिलेंगे तो अपन बार बार करेंगे तो याद हो जाएगा। तो निमोनिक का मतलब होता है कि भाई इजी टू रिमेंबर हो, ऐसी टर्म्स हो। अपन एक निमोनिक बना लेते हैं, जैसे कि निमोनिक बना लिया अपन ने, जैसे RRLF है, ठीक है, उसकी स्थापना कब हुई? तो भाई RRLF है ना, वो पब्लिक लाइब्रेरी के लिए बहुत ही बेहतर काम करता है, ठीक है। तो अपन ने बेहतर, जो बेहतर निकला ना उससे बेहतर बना लिया कि 1972 1972। तो ये एक निमोनिक हो गया कि RRLF को याद करने का, कि RRRLF की स्थापना कब हुई, कि भाई RRLF, अपन एक सेंटेंस बोला, RRLF है ना जो, वो पब्लिक लाइब्रेरी के लिए बहुत ही बेहतर इंस्टीट्यूट है, ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर बहुत ही बेहतर तरीके से काम कर रहा है फील्ड के अंदर। तो उसको अपन याद कर लेंगे बेहतर से 1972। वैसे ही इसको बोलते हैं निमोनिक। फिर चलते हैं अपन कोलन क्लासिफिकेशन के फीचर और उसके डिवाइसेस के बारे में। देखो जो कोलन क्लासिफिकेशन है वो SR रंगनाथन ने दी थी। अब इसके एडिशन वगैरह कब आए थे, तो वो भी आपको मैं शॉर्ट में एकदम सिंपली बता देता हूँ, है ना। तो कोलन क्लासिफिकेशन के जो एडिशन है ना, वो एडिशन कुछ इस प्रकार है, आपको बता देता हूँ मैं। 1933, ठीक है, सबसे पहले 33 में आई थी, फिर 39, 33, 39, 50, 52, 57, 60, 63, जो कि रीप्रिंट एडिशन था, ठीक है, 63 वाला। उसके बाद में सेवन्थ जो एडिशन आया था, सेवन्थ वो आया था 87 में, ठीक है। और रिवाइज्ड एडिशन था 1963 वाला, ये था रिवाइज्ड। ये हो गया एडिशन CC के। उसके बाद आगे चलें अपन, CC के एडिशन के बाद फीचर्स भी क्या क्या उसके विशेषताएं हैं CC की। तो उसमें देखें तो एनालिटिको सिंथेटिक, जो इट एनालाइज द सब्जेक्ट इनटू अ फैसेट PMEST देन सिंथेसाइज कंबाइन देम टुगेदर। भाई ये एनालिटिको सिंथेटिको एक है ना क्लासिफिकेशन स्कीम है। पहले तो है ना एनालिसिस और फिर सिंथेसिस। भाई पहले तो वो है ना एनालिसिस करती है, अलग अलग जो सब्जेक्ट होता है उसको टुकड़ों में तोड़ती है। एनालिटिको मतलब तोड़ना, सिंथेसिस मतलब वापस से जोड़ना। तो पहले तो जो सब्जेक्ट है उसको PMEST की कैटेगरी में तोड़ना, उसके बाद में सिंथेसिस करके उसका क्लास नंबर डिसाइड करना। पहले तोड़ती है और फिर जोड़ के वापस से एक अच्छे फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करती है। फिर है फैसेटेड स्कीम। भाई एक फैसेटेड स्कीम है ये, इसमें कोई लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट नहीं है, स्ट्रिक्टली गिवन है शेड्यूल, इसमें आइसोलेट दिए हैं। फैसेटेड और न्यूमरेटिव जो अपन इसके बारे में पहले भी अपन डिस्कशन कर चुके हैं। फैसेटेड होती है, उसके अंदर फैसेट होते हैं, उसके अनुसार अपन क्लासिफिकेशन होता है वो करते हैं और आसानी से हो जाता है, ठीक है। इसमें कोई एक ना सब्जेक्ट की रिजिड कोई शेड्यूल नहीं है कि बस ये सब्जेक्ट है, ये सारे कोड दिए हैं, बस ये अगर टाइटल के नाम है तो आप लिख लो। कोई नया टाइटल या सब्जेक्ट आता है तो वो नहीं कर सकते उसमें अपन। फिर ये इसमें मिक्स नोटेशन का यूज़ होता है, ठीक है, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर ग्रीक नंबर ये सब यूज़ होता है। फिर इसके डिवाइसेस की बात करते हैं।
भाई जैसे इसमें कुछ डिवाइसेस हैं, उसके क्वेश्चन आते हैं कि भाई सीसी के डिवाइसेस बताओ आप, तो उसमें अपन लिख के आएंगे सब्जेक्ट डिवाइस एस डी यूजिंग ए नंबर फ्रॉम अनदर सब्जेक्ट टेबल। भाई एक नंबर को अपन यूज़ करते हैं कोई दूसरे सब्जेक्ट की टेबल है ना, उससे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर जैसे कोई है दूसरी मेन क्लास के अंदर कोई सब्जेक्ट दिया है, या फिर उसको अपन ऐड करना है दूसरी मेन क्लास के किसी पार्ट के साथ में, तो उसके अंदर सब्जेक्ट डिवाइस का यूज़ करके अपन एक कोई दूसरा जो क्लास है उसके टेबल से नंबर उठा के ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आपको सब्जेक्ट डिवाइस लिख के आना है, और फिर जो मैंने आगे लाइन लिखा रखी है वो लिख के आना है। इसमें थोड़ा प्रैक्टिकली अपने को अप्रोच चाहिए। वापस से मैं आपको बुक दिखा के पूरा अभी देखो करवा नहीं सकता, एग्ज़ाम का कम टाइम है। बाकी आपके प्रैक्टिकल होंगे आगे, तो उसके अंदर अपन पक्का इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर जो क्रोनोलॉजिकल डिवाइस है, जैसे अपन टाइम आइसोलेट बोलते हैं कि सिंबल दे देते हैं PQNRST ऐसे करके, उसके अंदर आगे डिफाइन कर देते हैं भाई 1900 से लेके 1920 तक की बात होगी पी में, या एन के अंदर 1900 से लेके इतने तक की बात होगी। तो इसके अंदर जो क्रोनोलॉजिकल डिवाइस है CD, उसका भी यूज़ किया गया है कि क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो पहली बात तो जो सब्जेक्ट हैं उन सबको क्रोनोलॉजी के अनुसार है ना डिवाइड किया गया। अगर रिलीजन के अंदर आप जाओगे ना, उसमें आप देखोगे तो सबसे जो पुराना धर्म है ना, जैसे हिंदू है, तो वो हिंदू ऊपर लिखा है, उसके बाद में जो आया उसको 2 नंबर पे लिखा है, फिर जो आया उसको 3 पे लिखा है, तो ऐसे। फिर है जोग्राफिकल डिवाइस। भाई जोग्राफिकल डिवाइस इंडिया है, वर्ल्ड है, एशिया है, पहले सबको बड़े लेवल पे बांटा है। इंडिया, वर्ल्ड है, फिर मदर कंट्री है, फिर फेवर्ड कंट्री है, हाँ, फिर उसके बाद में एशिया, अफ्रीका, अलग अलग कॉन्टिनेंट वाइज बांटा, फिर उसके अंदर कंट्रीज़ हैं उनको बांटा है। तो ये प्लेस और लोकेशन के नंबर देता है जोग्राफिकल डिवाइस। फिर है अल्फ़ाबेटिकल डिवाइस। भाई इसके अंदर है ना यूज़ होता है फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम। भाई नेम ऑफ द ब्रांड और द पर्सन, कि अगर जैसे दो मान लो सेम है ना अ, चाहे कैसे बताऊँ मैं आपको एग्जांपल इसका क्या दूँ, कि दो ऑथर हैं, दोनों के सेम नाम है, पहले पहले नाम है जो पहला वर्ड है, जैसे मान के चलो आपकी कोई ऑथर है उसका नाम है सैम नाम है उसका, ऐसे मान लो आप कि ऑथर का नाम है सैम, SAM, दूसरे का नाम भी सैम है, एक तो सिंह है सैम सिंह, और एक कोई सैम मान लो कुछ भी मान लो, एक सैम कुमार है, ठीक है, एक सैम सिंह एक सैम कुमार। तो जो सैम सैम वर्ड है ना, वो तो कॉमन हो गया। अब भाई लिखें क्या उसके अंदर, तो अपन वहाँ तक लिखेंगे जहाँ तक उनका पहला नाम कॉमन नहीं है। ठीक है, सैम के लिख देंगे, इसमें सैम S लिख देंगे। तो ऐसे है ना, हर एक है ना पर्सन को अलग अलग आइडेंटिफाई इंडिविजुअल करने के लिए अल्फ़ाबेटिकल डिवाइस का भी यूज़ होता है। ये भी प्रैक्टिकल अप्रोच है। आप तो ये चारों डिवाइसेस के नाम लिख के आना बढ़िया तरीके से, आपको फुल नंबर मिलेंगे एकदम। और प्रैक्टिकल जो बातें होंगी वो अपन एक अलग सेशन लेके उसमें करेंगे। फिर है लाइब्रेरी कैटलॉग। भाई लाइब्रेरी कैटलॉग की आवश्यकता, नीड, ऑब्जेक्टिव, फंक्शंस बताओ, तो वो देख लेते हैं अपन। लाइब्रेरी कैटलॉग इज़ अ लिस्ट ऑफ बुक और मटेरियल इन लाइब्रेरी अरेंज अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट प्लान। भाई एक डेफिनेट प्लान के अकॉर्डिंग जो किताबें होती हैं उनको लाइब्रेरी में एक लिस्ट बनाना है, एक बुकों की, जितने भी अपने पास बुक हैं सबका टाइटल लिया, सबका सब्जेक्ट लिया, एक अच्छे से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टाइटल के अकॉर्डिंग लिस्ट बना दी। बच्चा आया, उसने पहले गया सबसे पहले कैटलॉग निकाला, फिजिक्स देखा, फिजिक्स में जो बुक चाहिए ABCD के अकॉर्डिंग सारे टाइटल के नाम लिखे थे, उस पर गया, सीधी बुक ढूंढी, आगे कॉल नंबर देखा, जाके शेल्फ पे जाके बुक उठा के लिया है। तो ये हो गया पूरा काम का लाइब्रेरी कैटलॉग का। फिर इसमें ऑब्जेक्टिव बताओ, टू अनेबल अ पर्सन टू फाइंड अ बुक ऑफ विच ऑथर, टाइटल और सब्जेक्ट। भाई अगर है ना उसको, एक CA कटर साहब हैं वो बताते हैं कि अगर है ना कोई अपने पास बुक लेने आ रहा है, उसको अगर ऑथर, टाइटल या सब्जेक्ट पता है तो उसको बुक मिल जानी चाहिए। फिर टू शू व्हाट लाइब्रेरी हैज गिवन ऑथर, लाइब्रेरी और सब्जेक्ट काइंड ऑफ द लिटरेचर। भाई एक और जो लाइब्रेरी कैटलॉग वो दिखाता है कि भाई लाइब्रेरी के पास क्या है, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट या ऑथर या लिटरेचर काइंड के अनुसार कि भाई क्या है मेरे पास, ये भी वो दिखाता है, दर्शाता है ये। फिर टू असिस्ट द चॉइस ऑफ द बुक एज दी एडिशन और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि दो अगर बुक हैं, कॉलन क्लासिफिकेशन दो पढ़ी है लाइब्रेरी में, एक 6th एडिशन है, एक 7th एडिशन है, तो उसको वो भी दिखाना कि भाई 6th और 7th अलग अलग दोनों एडिशन है हमारे पास, आप कौन सा लेना पसंद करोगे। फिर है सेंट्रलाइज कैटलॉगिंग। भाई सेंट्रलाइज कैटलॉगिंग क्या होता है, केंद्रीय जो सूचीकरण होता है उसको उसके उद्देश्य या जो रूप है वो बताओ। तो सेंट्रलाइज कैटलॉगिंग इज ए कैटलॉगिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय ए सेंट्रल एजेंसी लाइक नेशनल लाइब्रेरी फॉर द बेनिफिट ऑफ द अदर लाइब्रेरी, प्रिवेंटिंग डुप्लीकेशन एफर्ट।
जैसे एक कैटलॉगिंग बना दी जाती है, एक कैटलॉग बना दिया जाता है नेशनल लाइब्रेरी के थ्रू। जो जो बुक पब्लिश हो रही है नेशनल लाइब्रेरी एक कैटलॉग बना देता है। वहाँ से आप जाओ, जो जो लाइब्रेरी आपकी लाइब्रेरी में किताब है वहाँ से वो कैटलॉग का डेटा उठाओ, अपनी लाइब्रेरी के कैटलॉग में पेस्ट कर लो। सीधी सीधी बात है ये। ठीक है, आपको ना खुद को सारी एक एक एंट्री नहीं करनी पड़ेगी भाई। आप कंप्यूटर पर बैठे हो, डाल रहे हो ये टाइटल है, ये ऑथर है, फिर ये इसका ये नाम है, ऐसे आपको अलग अलग नई एंट्री करनी पड़ेगी। तो ये हो गया सेंट्रलाइज कैटलॉग। फिर चलते हैं अपन ऑब्जेक्टिव और कुछ उसके ना एडवांटेज के ऊपर। भाई इकोनॉमी, एक तो पैसे बचते हैं। फिर है एक यूनिफॉर्मिटी, कि भाई इंश्योर आता है स्टैंडर्ड कैटलॉगिंग। जो सारी लाइब्रेरी में है ना एक ही कैटलॉगिंग स्कीम यूज़ में हो रही है, या तो मार्क यूज़ कर रहे हैं सभी, या है ना ट्रिपल सी यूज़ कर रहे हैं, या AACR यूज़ कर रहे हैं। तो सबको है ना एक स्टैंडर्ड यूज़ करना होगा, टाइम बचेगा, पैसा बचेगा इंडिविजुअल लाइब्रेरी का। क्वालिटी, अगर है ना एक्सपर्ट के द्वारा किया गया होगा, जैसे नेशनल लाइब्रेरी उसमें कोई एक्सपर्ट बैठा है तो उसने बहुत ही एक्यूरेसी के अनुसार है ना एक्सपर्ट ने किया है, तो उसमें क्या होगा कि भाई क्वालिटी अच्छी होगी, उसमें कोई है ना गलती होने का चांसेस नहीं है। तो ये आप इतना लिख के ना सेंट्रलाइज कैटलॉगिंग पे अगर पूछे तो। फिर आते हैं चेन प्रोसीजर होता है, वो क्या होता है, चेन इंडेक्सिंग क्या होता है। ठीक है, चेन इंडेक्सिंग इज ए मैकेनिज्म मेथड डिराइव्ड बाय S R रंगनाथन टू डिराइव सब्जेक्ट हेडिंग क्लास इंडेक्स एंट्री फ्रॉम द क्लास नंबर ऑफ द डॉक्यूमेंट। चेन प्रोसीजर एक ऐसा तरीका है जिससे अपन टुकड़े करते हैं एक सब्जेक्ट का। जो क्लास नंबर होता है ना एक, उसको अपन टुकड़ों में बांटते हैं, वो होता है एक चेन प्रोसीजर। सिंपल भाषा में बताता हूँ आपको मैं, कि ये जो सब्जेक्ट हेडिंग है, जो क्लास इंडेक्स एंट्री होती है, जो ट्रिपल सी कैटलॉग कार्ड होता है उसके पीछे जो एडिड एंट्री होती है उसमें एक होती है क्लास इंडेक्स एंट्री। और उसी इंडेक्स एंट्री के अंदर अपन करते हैं जो कॉल नंबर क्लास नंबर होता है सब्जेक्ट का, उसको अपन टुकड़ों में बांटते हैं। कि जैसे इंडियन हिस्ट्री इन 1947 लिखा है, तो अपन जो इंडिया है उसका कोड लिखेंगे, पहले मेन क्लास लिखेंगे कि सबसे पहले मेन क्लास है, फिर वी लिख दिया। फिर अपन हिस्ट्री का लिखेंगे भी, मेन क्लास हिस्ट्री होगी, वी हो गया। फिर इंडिया कहाँ से लाए, तो इंडिया यहाँ से लाए, ये इंडिया का हो गया। फिर अपन लिखेंगे 1947 का क्या कोड है, ये कोड है। तो सबको ना अलग अलग एक टुकड़ों में डिवाइड कर देना भाई, एक टुकड़ों से समझा देना कि पहले अपन ने ये लिखा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर इनको जोड़ के ये बोला, जो क्लास नंबर है वो बन गया। इसी को बोलते हैं चेन प्रोसीजर। इसमें कुछ लिंक होती हैं, कुछ कड़ियाँ होती हैं। चैन में कड़ी होती है, वैसे ही कुछ कड़ियाँ होती हैं, जैसे शॉर्ट लिंक, अनशॉर्ट लिंक, फॉल्स लिंक और मिसिंग लिंक। चार टाइप की इसमें लिंक होती हैं। अगर चेन प्रोसीजर का पूछे तो आप ये चारों लिंकों के नाम लिख के आओगे। ठीक है। फिर इसमें जो क्लास नंबर इज़ ब्रोकन डाउन इनटू चेन लिंक्स। भाई जो क्लास नंबर है उसको अलग अलग चेन में डिवाइड किया जाता है, एक तोड़ दिया जाता है। अगर जैसे अ लिंक दैट यूज़र इज़ लाइकली टू सर्च फॉर, जैसे हिस्ट्री और इंडिया, दीज बिकेम द सब्जेक्ट हेडिंग। अगर कोई शॉर्ट लिंक है, शॉर्ट लिंक का मतलब क्या हुआ कि वो एक पूरी कड़ी है, ऐसे मानो आप कि अगर हिस्ट्री और इंडिया उसका एक पार्ट आ रहा है तो वो एक वहाँ से यूज़र जाके ढूंढ सकता है, वो एक पूर्ण कड़ी है। ठीक है, तो वो क्या है, उससे यूज़र सर्च कर सकता है, उसको बोलते हैं अपन शॉर्ट लिंक। कि भाई आपने ना जो इंडियन हिस्ट्री सर्च किया है तो वो हिस्ट्री और इंडिया है, उससे जाके यूज़र अलग अलग टर्म को भी देख सकता है। तो वो एक शॉर्ट लिंक है जिसको यूज़र क्या कर सकता है, सर्च कर सकता है। अनशॉर्ट लिंक कौन सी होती है, अ लिंक दैट इज़ वैलिड बट यूज़र वुडेंट लाइकली टू सर्च। कि एक ये वैलिड तो होती है लिंक, इसमें ना कोई मतलब कोई कमियां नहीं होती इसमें, पर इसको ना यूज़र सर्च नहीं करता। जैसे 1947, इंडियन हिस्ट्री 1947, ऐसा कोई यूज़र नहीं आएगा जो जाके सीधा 1947 ऐसे बोलेगा कि 1947 की मेरे को किताबें ला के दो आप। ठीक है, तो इसको है ना यूज़र सर्च नहीं करता। शॉर्ट लिंक तो ऐसी होती है जिसको यूज़र सर्च करना चाहता है, अनशॉर्ट ऐसी होती है कि उसको यूज़र सर्च नहीं करेगा, पर वो होती तो सही है। फिर होती है फॉल्स लिंक। फॉल्स लिंक ऐसी कड़ी होती है, अ लिंक दैट हैज़ नो मीनिंग, उसका कोई मतलब नहीं होता। वो अगर अकेली हो उसका कोई मतलब नहीं होता। ए कनेक्टिंग सिंबल इज़ लाइकली अ डॉट और कोलन। अगर अपन ने जैसे लिखा वी लिख के अपन ने कोलन लगा दिया या डॉट लगा के छोड़ दिया, आगे कुछ नहीं लिखा, तो वो एक होगी फॉल्स लिंक होगी भी, एक झूठी कड़ी होगी, ऐसे मान लो आधी कड़ी होगी वो। ठीक है, मिथ्या कड़ी होगी वो, कि उसमें ना अपन ने प्रॉपर उसका मीनिंग नहीं निकाला, उसका कोई मीनिंग नहीं निकला। वी कॉलन लिख दिया अपन ने तो वी कॉलन से कोई मतलब कुछ नहीं मतलब निकला। उसके आगे अगर वी कॉलन के आगे कुछ अपन लिखेंगे तब उसका मतलब निकलेगा। ठीक है। फिर चलते हैं मिसिंग लिंक। अगर कोई है ना ए लिंक दैट हैज़ स्किप्ड इन द क्लास नंबर हायरार्की, बट जो एक कड़ी है कोई मिस हो जाती है, जैसे वर्ल्ड है, उसके बाद इंडिया,
इंडिया के अंदर राजस्थान, सबसे पहले वर्ल्ड, फिर इंडिया, फिर राजस्थान। क्या ये सही है? एकदम सही नहीं है, बिल्कुल गलत है ये। जैसे पहले होगा वर्ल्ड, फिर होगा उसमें एशिया, फिर एशिया के अंदर इंडिया, फिर राजस्थान। तो एक ऐसी कड़ी होती है जो छूट जाती है, मिसिंग हो जाती है, उसको बोलते हैं मिसिंग लिंक। तो ये चार कड़ियाँ हो गई, इनको ध्यान रखना। और अच्छे से इस क्वेश्चन को आप प्रॉपर तरीके से बढ़िया अपने वर्डों में एक्सप्लेन करके आना। फिर चलते हैं यूनियन कैटलॉग भी क्या होता है, संघ सूची क्या होती है। Union catalog is a combined catalog describing the collection of the number of libraries. It indicates the location of each books, helping user to find which library hold the specific title. मतलब यूनियन कैटलॉग एक ऐसा कैटलॉग होता है जो जैसे 15 20 या 30 लाइब्रेरी हैं, इस ज़िले में जितनी भी लाइब्रेरी हैं उन सब लाइब्रेरी का जो कैटलॉग है उन सब को मिला के मैंने एक बड़ा कैटलॉग बना के ऑनलाइन अपलोड कर दिया। अब किसी भी यूज़र को कोई भी शहर में कहीं भी बैठा है, उसको अगर बुक चाहिए तो वो सीधा वेबसाइट पे जाएगा, सर्च करेगा बुक का टाइटल, एंटर करेगा, आगे लिखाएगा लाइब्रेरी का नाम, लोकेशन और किस रैक में वो लाइब्रेरी में कहाँ पड़ी है, वो उसी लाइब्रेरी में जाके बुक ले लेगा। ठीक है, ये हो गया यूनियन कैटलॉग सरल भाषा में। फिर इसके अपन कुछ फंक्शन देख लेते हैं। रिसोर्स शेयरिंग, भाई जो रिसोर्स शेयरिंग होता है उसकी बैकबोन होती है, इंटर लाइब्रेरी लोन की बैकबोन होती है। अगर पता होगा यूज़र को कि उस लाइब्रेरी में बुक है तो वहाँ से वो मंगवा भी सकता है, तो ये रिसोर्स शेयरिंग के लिए काम आता है। फिर है लोकेशन टूल, भाई यूज़र को हेल्प करता है कि हर एक बुक को जाके ना देखना पड़े, उसे खुद बैठा वो जैसे जहाँ पे है वहीं से उसको लोकेट कर सके। ठीक है, अगर उसकी खुद की लोकल लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है तो वो पास वाली से देख सकता है यूनियन कैटलॉग के थ्रू। फिर है कोऑर्डिनेटिंग, भाई कोऑर्डिनेटिंग इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग बुक सिलेक्शन, अवॉइड अनसक्सेसफुल डुप्लीकेशन ऑफ एक्सपेंसिव बुक। अगर कोई बहुत ही महंगी बुक है, यूज़र डिमांड कर रहा है, तो वो लाइब्रेरी मंगवाने से अच्छा दूसरी लाइब्रेरी से लोन पे लेके दे सकता है। फिर मेथड्स ऑफ कंप्लीशन, भाई कंपाइलेशन, भाई जो कंपाइलेशन होता है यूनियन कैटलॉग को, उसके मेथड, भाई सेंट्रलाइज्ड मेथड होता है। एक तो एक सेंट्रल एजेंसी होती है, वो सबका डाटा उठाती है सारी मेंबर्स का और फिर एक कंपाइल कर देती है, कैटलॉग बना देती है। दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज मेथड, उसमें रीजनल सेंटर कलेक्ट डेटा करते हैं और सेंड करते हैं टू दी हेडक्वार्टर। मतलब एक तो होता है नीचे से डेटा सेंड करना ऊपर वालों को, एक होता है ऊपर वालों ने आपका डेटा सारा नीचे उठा लिया। मतलब दोनों का मतलब समझ गए आप, कि एक तो सेंट्रल एजेंसी है वो गई, उसने सारा डेटा लिया और खुद बना दिया। एक हो गया कि नीचे जो नीचे वाली जितनी भी लाइब्रेरी है उन सब ने अपना अपना डेटा रीजनल जो सेंटर है उसको भेज दिया। तो मतलब जा तो दोनों में डेटा रहा है, पर किस तरीके से जा रहा है वो अलग है। फिर चलते हैं कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन, भाई कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल और रूल टू गाइड द कैटलॉगर टू मेक कैटलॉगिंग, सॉरी कैनन ऑफ कैटलॉगिंग, मैंने क्लासिफिकेशन बोल दिया गलती से। कैनन ऑफ कैटलॉगिंग, डॉक्टर एस आर रंगनाथन फॉर्मुलेट 9 कैनन। भाई एस आर रंगनाथन जी ने कैनन ऑफ कैटलॉगिंग के लिए 9 कैनन बताए थे। कितने कैनन बताए थे? 9 कैनन। जैसे उन्होंने कैटलॉगिंग, जो इंसान कैटलॉगिंग कर रहा है उसको हेल्प करने के लिए 9 कैनन बताए थे कि भाई इन इन चीज़ों का अगर आप इन नियमों का ध्यान रखोगे तो आपकी कैटलॉगिंग सही होगी, अच्छी होगी, बढ़िया होगी। ठीक है, वो एक गाइड की तरह काम करते हैं कि भाई एक रास्ता दिखाते हैं अपन को। फिर अब कुछ कुछ है ना की कैनन अपन देख लेते हैं जो कि बार बार जैसे रिपीट हो जाते हैं उनको। कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू, कि भाई द एंट्रीज एलिमेंट फर्स्ट वर्ड ऑफ द हेडिंग शुड नॉट बी द वर्ड ऑलमोस्ट लाइकली टू बी रिमेंबर बाय द यूजर, राइटिंग गांधी महात्मा इंस्टेड ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? भाई इस तरीके से ना एंट्री करें जिससे यूज़र याद रखता है। जैसे एंट्री एलिमेंट है, फर्स्ट वर्ड है, ऑफ द हेडिंग शुड बी द वर्ड मोस्ट लाइकली टू बी रिमेंबर्ड। भाई पहला जो वर्ड होता है ना एंट्री का, कैटलॉग अगर बना रहे हो तो पहला वर्ड ऐसा रखो जो हर एक यूज़र को याद होता ही होता है और जो हर एक यूज़र उसी से सर्च करता है। जैसे अपन ट्रिपल सी में अपन पहले जो नाम लिखते हैं उसमें पहला वर्ड एक तो कैपिटल लिखते हैं, दूसरा वर्ड जो सरनेम होता है वो पहले लिखते हैं, फिर जो फोर नेम होता है वो बाद में लिखते हैं। जैसे गांधी महात्मा है, गांधी ब्रैकेट में फिर महात्मा लिखते हैं अपन। ठीक है, इंस्टेड ऑफ महात्मा गांधी, अगर अपन महात्मा गांधी लिखें उससे अच्छा गांधी महात्मा लिखें, तो गांधी महात्मा देखते ही इंसान पहचान जाएगा। तो ये हो गया रिकॉल वैल्यू, कि भाई है ना उसको रिकॉल करने में आसानी हो।
फिर है कैनन ऑफ असर्टेनेबिलिटी। असर्टेनेबिलिटी क्या होता है? द इन्फॉर्मेशन इन द कैटलॉग एंट्री मस्ट बी टेकन ओनली फ्रॉम द टाइटल पेज ऑफ द बुक, नॉट फ्रॉम द आउटसाइड सोर्स। भाई जो इन्फॉर्मेशन जो भी अपन ले रहे हैं, जो कैटलॉगिंग करते समय, वो सारी रेलिवेंट होनी चाहिए, बुक के टाइटल से ही होनी चाहिए, या वर्सों जो पेज होता है, दूसरा पेज होता है पीछे वाला, उससे होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपन कैनन ऑफ प्रीपोटेंस। कैनन ऑफ प्रीपोटेंस क्या कहता है कि द एसेंशियल इन्फॉर्मेशन शुड बी प्लेस्ड इन द लीडिंग सेक्शन टू रिड्यूस द सर्च टाइम। भाई अगर जो महत्वपूर्ण जानकारी है ना, जो इम्पोर्टेंट है, वो ऊपर ही ऊपर लिख दो, कि उसको अगर इम्पोर्टेंट सबसे ज़रूरी चीज़ ऊपर ही ऊपर लिख दोगे तो ढूंढने में यूज़र को आसानी होगी। वो ज़रूरी चीज़ को ही पहले देखते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। भाई ट्रिपल सी के बारे में आ गया। अब है ना, ट्रिपल सी के भी अपन एडिशन देख लेते हैं। ट्रिपल सी के एडिशन ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी हैं, उन्होंने दी थी। क्लासिफाइड कैटलॉग, ये कैटलॉगिंग की स्कीम है। इसका पहला एडिशन था 1934 के अंदर। दूसरा था 34 45, मेरे को याद है 34 45 51 58 और 64। ये एडिशन हो गया आपके किसके? ट्रिपल सी के। फिर चलते हैं अपन जो इसके बारे में। इसमें 6 सेक्शन होते हैं ट्रिपल सी के अंदर। लीडिंग सेक्शन होता है जो ऊपर ही ऊपर होता है, उसमें अपन लिखते हैं कॉल नंबर, और जो लिखते हैं अपन पेंसिल से। एक और बात ये इसमें याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है ये। दूसरी बात, इसका अपन जो लिखते हैं अपन कॉल नंबर, वो किससे लिखते हैं अपन? वो पेंसिल से लिखते हैं। ठीक है। फिर दूसरा सेक्शन हेडिंग सेक्शन होता है, जो उसमें अपन लिखते हैं ऑथर का नाम। ऑथर का नाम भी कैसे लिखते हैं कि पहले गांधी लिखा, फिर ब्रैकेट में महात्मा लिख दिया। फिर टाइटल सेक्शन। टाइटल सेक्शन में अपन टाइटल, एडिटर, कोलेबरेटर होता है, कि जैसे टाइटल क्या टाइटल है उसका, एडिटर कौन है, या जो उसके और है ना कोलेबरेटर हैं, जैसे कोई किसी ने उसके अंदर ड्राइंग बनाई है तो वो कौन है उसके अंदर। फिर अपन चलते हैं नोट सेक्शन में। नोट में अगर कोई अलग, जैसे कोई सीरीज़ वगैरह है कि भाई इसकी ये इतना नंबर की सीरीज़ है, या फिर ये इसका स्पेसिफिक कोई नोट है इस बुक के बारे में, तो वो लिखते हैं। फिर आता है एक्सेशन नंबर। एक्सेशन नंबर में अपन यूनिक नंबर देते हैं। पहली बात तो एक्सेशन नंबर क्या होता है कि जब वो बुक कोई आती है तो उसका एक है ना यूनिक जो नंबर दिया जाता है, हर एक लाइब्रेरी का अलग अलग होता है वो। कि जैसे मेरे पास अभी, मैंने आज के दिन मेरी लाइब्रेरी में सीसी की बुक ली, तो उसका जैसे जो बुक का नंबर था वो सिंपल होता है। जब से बुक आपने लाइब्रेरी स्टार्ट किए लेना, तो एक रजिस्टर का नंबर हो गया एक टाइप से। वो ऐसे देख लो आप कि ये मेरी 10,041वीं किताब है। फिर मैंने दूसरी सीसी ट्रिपल सी की किताब ली, तो उसमें आ गई 10,042वीं किताब है ये। ठीक है, ये यूनिक नंबर होता है जो लाइब्रेरी देती है बुक को। रिटर्न एट द बॉटम, भाई इधर वाली साइड में, लेफ्ट साइड में अपन उसको, सॉरी बॉटम के अंदर नीचे लिखते हैं। फिर आ गया ट्रेसिंग। ट्रेसिंग एक सेक्शन होता है लिस्ट ऑन द बैक ऑफ द कार्ड, जो एम्बेडेड एंट्रीज हैव मेड। जैसे ट्रेसिंग सेक्शन होता है वो दर्शाता है कि जो एडिड एंट्री है वो भी इसके अंदर की गई है। ठीक है, ये हो गए इसके सेक्शन। आपको अगर ट्रिपल सी के बारे में पूछे, उसके मैं बताऊँ आपको सारे एडिशन लिख के आने, 34 45 51 58 64। सीधा याद कर लेना, 34 45 51 58 64। ठीक है। और जो सीसी के एडिशन है वो क्या है? 33 39 50 52 57 60 63 और 87। ठीक है, ऐसे आप है ना 5 7 बार 10 बार 15 बार बोलोगे, याद हो जाएगा। और लिंक भी कर लेना, जैसे वो सीसी थी वो 34 में आई, ये सीसी थी वो 33 में आई, ट्रिपल सी 34 में आई, तो वैसे याद हो जाएगा 33 34। फिर अपन चलें, उसमें 39 आता है, इसमें 45 आ गया। फिर सीसी में 50 आ गया, इसमें 51 आ गया। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा है तरीका याद करने का। जैसे आपको मैं बताता हूँ लिख के, कहाँ पे लिखूँ? ऊपर लिख देता हूँ, जो अपन ने सीसी का डिस्कशन किया था वहीं के उसी के पास लिख देता हूँ आपको मैं। ये आ गया। अब अपन, मैं इधर वाली साइड में आपके लिख रहा हूँ ट्रिपल सी के एडिशन। ठीक है, ये तो हो गए सारे किसके? सीसी के एडिशन। अभी मैं आपके यहाँ लिख देता हूँ ट्रिपल सी के एडिशन। ठीक है, 34 आ गया सबसे पहले, 1934। 34 के बाद कितना आ गया? 45। 45 के बाद 51। 51 के बाद में 58। 58 के बाद में 64। ठीक है, अब आपको एक मैं रिलेशन दिखाता हूँ इसी के अंदर, कि भाई जो 34 है, जो सीसी 33 में आ रहा है, उसके एक साल बाद 34 में आ गया। फिर ये 39 अलग है, ये 45 अलग है, इन दोनों का अलग है। फिर 50 पे चलते हैं। 50 में सीसी आया, 51 में ट्रिपल सी आ गया।
फिर चलते हैं 52 को छोड़ो यहाँ पे, इसके 57 में सीसी वापस आया, तो 58 में वापस ट्रिपल सी आ गया, 60 में क्या आया सीसी, तो 64 में ट्रिपल सी। तो इनमें सब में तो ना एक एक ईयर प्लस करना है वैसे देखें तो, ठीक। और एक में क्या है 4 ईयर प्लस है, ठीक है। ये हो गया आपको याद, 2-3 बार और देख लेना, मैंने लिख दिया, बाकी आगे चलते हैं। प्री नेटल कैटलॉगिंग ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। इट मीन्स कैटलॉगिंग बुक बिफोर द पब्लिकेशन। भाई बुक अगर पब्लिश होती है उससे पहले प्रूफ स्टेज होती है, जो प्रूफ रीडिंग वगैरह होती है, उसी के अंदर उसका कॉल नंबर दे देना और प्रिंट करके बुक के अंदर ही पब्लिश कर देना। ये होता है प्री नेटल कैटलॉगिंग। सेव क्या होता है भाई, इसमें बेनिफिट क्या क्या लाभ है, टाइम बचाता है, थाउजेंड ऑफ लाइब्रेरी को ना अलग अलग उसी बुक की वापस क्लासिफिकेशन देखनी है, एंट्री करनी नहीं पड़ेगी। इट एंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी इन क्लासिफिकेशन नंबर अक्रॉस ऑल दी लाइब्रेरी। और जो एक बुक का एक नंबर यूनिक दिया गया है वो पब्लिशर ने वहीं पब्लिकेशन के टाइम ही दे दिया, तो सब बुक सभी लाइब्रेरी में सेम मिलेगा और अच्छा भी मिलेगा। फिर हेल्पफुल सीक्वेंस के प्रिंसिपल बताओ आप। तो हेल्पफुल सीक्वेंस के प्रिंसिपल हैं, वो अपन ने पढ़ा था कि भाई क्लासिफिकेशन को हेल्पफुली ऑर्डर करने के लिए नोटेशन का यूज़ करते हैं, ऊपर देखा था। व्हेन देयर इज़ मैनी सब्जेक्ट और एंट्रीज आर इन क्लास। भाई जब सब्जेक्ट की कुछ ज़्यादा ही एंट्रियाँ होती है ना क्लास में, दे मस्ट बी अरेंज इन अ लॉजिकल ऑर्डर दैट द मोस्ट हेल्पफुल टू यूज़र। रंगनाथन सेव्स सेवरल प्रिंसिपल फॉर दिस। रंगनाथन ने बहुत सारे प्रिंसिपल बताए इसके लिए, प्रिंसिपल ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस के लिए, कि जो ज़्यादा सब्जेक्ट हैं और एंट्रीज ज़्यादा हैं क्लास के अंदर, एक क्लास है जैसे रिलीजन क्लास है, या फिर ऐसे मान लो आप क्यू है, रिलीजन वाली क्लास है, उसके अंदर सारे है ना जैनिज़्म बुद्धिज़्म वगैरह सारे सब दे रखे हैं, हिंदुज़म सारे रिलीजन है, फिर हिंदुज़म के भी सारे नीचे पार्ट दे रखे हैं। तो उन सब का ना एक लॉजिकल वे में अरेंज करना, जो किसके लिए हेल्पफुल हो, यूज़र के लिए। भाई जो पढ़ने पाठ्यकार है ना उसके लिए क्या हो, महत्वपूर्ण हो, उसके लिए आसानी हो। तो ये कुछ प्रिंसिपल ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस होते हैं। इसमें तो देखो 3 ही लिखे हैं, बाकी मैं आपको एक दिखाता हूँ सारे कैनन ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस। ये देखो, ये नोट्स हैं उसके अंदर से मैंने उठाए, ये मैंने अभी कंपाइल किया उसमें से। कैनन ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस के अंदर पहला आता है लेटर इन टाइम, कि भाई क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बनाओ आप, कि जो सबसे पहले है उसको ऊपर लिखो, बाद में उसके बाद उसके बाद उसके बाद। फिर लेटर इन इवोल्यूशन, भाई जिसका ना एक तो इवोल्यूशन होता है, एक टाइम होता है। इवोल्यूशन का क्या मतलब हुआ, कि एक तो टाइम से आना चीज़ें, एक इवोल्व होना, कि सबसे पहले ये बना, फिर ये, फिर ये सुनने में सिमिलर लगते हैं पर कई जगह ये कन्फ्यूज़न कर देते हैं। इसको कैनोनिकल डिवाइस बोलते हैं इवोल्यूशन वाले को, लेटर इन इवोल्यूशन, कि किसका ना जो क्या बोलते हैं मतलब जो बनना या फिर उसका ना विकास वो बाद में हुआ, तो वो आता है इवोल्यूशन के अंदर। वो इंट्रोड्यूस तो मान लो पहले ही हो गया, पर उसका विकास वगैरह ना वो बाद में हुआ, ठीक है। तो लेटर इन एवोल्यूशन आ गया। फिर स्पेशल जो कॉन्टिगिटी आती है उसके अंदर कुछ कैनन आते हैं, जैसे उसके अंदर अपन 4-5 टाइप के पढ़ते हैं। पहला तो आ गया वर्टिकल लाइन, बॉटम अपवर्ड या टॉप डाउनवर्ड, कि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, ये दो तरीके होते हैं। वर्टिकल अगर बात करें अपन, जैसे एग्जांपल बताता हूँ, सबसे पहले छत आ गई, छत के बाद सॉरी छत छोड़ो आप, मैं बॉडी पार्ट से बताता हूँ। बायोलॉजी मेन क्लास है, उसके अंदर है ना बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसकी बात चल रही है। वहाँ पे अगर बात करें, सबसे पहले हेड, फिर आई आ गई, फिर नोज़ आ गया, फिर अपना जो जैसे माउथ आ गया, उसके बाद हैंड्स आ गए, उसके बाद लेग्स आ गए। तो ये हो गया टॉप टू बॉटम। अगर बॉटम टू टॉप की बात करें तो पहले लेग्स आ गए, उसके बाद अपना जो हैंड्स आ गए, हैंड्स के बाद में अपना जो माउथ आ गया, फिर नोज़ आ गया, फिर हेड आ गया। तो ये हो गया टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। तो अगर जैसे बायोलॉजी की मेन क्लास उसमें ऑर्गन वगैरह की बात चल रही है, तो टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, ऐसे जो वर्टिकल लाइन जो फॉर्म है उसके अंदर अपन बात कर सकते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल हो, जैसे लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट की बात चल रही है, तो वो होता है हॉरिजॉन्टल वे के अंदर। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, जैसे मैंने लाइन खींची है। वर्टिकल मतलब ऐसे, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे। हॉरिजॉन्टल पड़ी लाइन और वर्टिकल मतलब खड़ी लाइन। हॉरिजॉन्टल मतलब लेफ़्ट टू राइट, कि भाई ग्लोब के अंदर अगर कंट्री का कुछ बताना है तो सबसे पहले जैसे इंडिया है, इंडिया से लेफ़्ट की तरफ या राइट की तरफ चलेंगे तो कौन सी कंट्री आएगी, ठीक है, समझ गए आप। आगे चलते हैं। फिर आता है जो सर्कुलर लाइन है उसके अंदर, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन आती है। एक तो क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। अपन जैसे नक्शे पे कोई चीज़ बताते हैं वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बताते हैं।
और डायरेक्शन भी जो बताते हैं ना कि इधर नॉर्थ साइड में है ना, साउथ ईस्ट साइड में, ऐसे डायरेक्शन बताते हैं। तो वहाँ पे जैसे मिलिट्री में आपने सुना होगा कि आपसे ना 2 क्लॉक, लुक एट 2 क्लॉक, ऐसे कुछ करके बोलते हैं वो, कि मतलब तुम्हारे से 2 बजे की तरफ देखो, या तुम जहाँ खड़े हो उससे 4 बजे की तरफ देखो। तो ये होता है क्लॉकवाइज। फिर आता है पेरीफेरी, उसमें आता है कि पेरीफेरी टू सेंटर या सेंटर टू पेरीफेरी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं उसी का, जैसे स्किन का ले लिया एग्जांपल, अपना हैंड है उसके अंदर स्किन है, फिर उसके अंदर कुछ टिश्यूज़ हैं, उसके अंदर फिर वेन्स आ गई, नसें वगैरह आ गई, फिर उसके अंदर बीच में हड्डी आ गई। ठीक है। तो ये हो गया पेरीफेरी टू सेंटर, मतलब परिधि से केंद्र की तरफ, और एक हो गया केंद्र से परिधि की तरफ। ठीक है। ये हो गए स्पेशल कॉन्टिग्यूटी। फिर चलते हैं अपन, सॉरी एक और रह गया अवे अवे टू पोजीशन। ठीक है, मतलब अभी अपन जहाँ खड़े हैं वहाँ से दूर की तरफ। फिर इंक्रीजिंग कंक्रीटनेस, डिक्रीजिंग एक्सटेंशन, मतलब अगर कंक्रीटनेस बढ़ा रहे हैं अपन, किसी चीज़ की जो जटिलता है वो बढ़ा रहे हैं उसकी तरफ। ठीक है, कंक्रीट होती जा रही हैं बातें उसकी तरफ। फिर डिक्रीजिंग एक्सटेंशन, भाई उसका एक्सटेंशन, विस्तार, पहले था वर्ल्ड, फिर उसके अंदर एशिया है, तो एशिया के अंदर जैसे वर्ल्ड आया तो उसमें 7 कॉन्टिनेंट आ गए। फिर जैसे अगर 7 कॉन्टिनेंट है उसके अंदर कितनी कंट्री हैं आप देखो, 100 150। फिर 100 150 कंट्री, हर कंट्री के अंदर कितने वो हैं स्टेट वगैरह हैं, फिर हर स्टेट के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो उसका एक्सटेंशन बढ़ रहा है। तो ये डिक्रीजिंग एक्सटेंशन का एग्जाम्पल हो गया। फिर इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, भाई कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, ऊपर आपने आसान चीज़ें पढ़ी, फिर उसके अंदर और हार्ड और हार्ड और हार्ड। फिर आ गया कैनोनिकल सीक्वेंस। ठीक है, कैनोनिकल सीक्वेंस जो अपन ने कैनोनिकल डिवाइस पढ़ा था वही है ये कैनोनिकल सीक्वेंस एक टाइप से। लिटरेरी वारंट करता है कि भाई फेवर्ड कैटेगरी है। लिटरेरी वारंट अपन ने H.W. ह्यूलमे ने जो दिया था उसके बारे में भी क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं कि लिटरेरी वारंट है वो किसकी बात करता है, वो करता है फेवर्ड कैटेगरी की बात। मतलब अगर कोई पहले से कोई परंपरागत कोई विधि या कैटेगरी चलती आ रही है वो तो आ गई कैनोनिकल के अंदर में, और फेवर्ड कैटेगरी कोई है तो वो आ गई या किसी ऑथर या स्पेसिफिक पर्सन के अनुसार वो आ गई लिटरेरी वारंट के अंदर। लास्ट अपना बढ़ता है अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस। ठीक है, ये 9 तो भाई छोटी कैटेगरी है, बाकी सबको गिने ना तो हेल्पफुल सीक्वेंस के टोटल 18 कैनन होते हैं। ठीक है, 18 कैनन। जैसे लेटर इन टाइम को एक्सप्लेन किया गया अच्छे तरीके से, भाई लेटर इन टाइम है तो वो सिस्टम बाय सीडी, जैसे एल मेन क्लास होती है ना जो, उसके अंदर पहले आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी ऐसे लिखा है। और जो लेटर इन इवोल्यूशन है उसके बाद जो चल रही है वो इसके अंदर है Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6। सबसे पहले हिंदुइज़्म आया, फिर हिंदुइज़्म में पोस्ट वैदिक आया सबसे पहले, फिर जैनिज़्म आया, फिर बुद्धिज़्म आया, फिर जूडोइज़्म आया, यहूदीज़्म बोलते हैं जिसको, फिर क्रिश्चियनिटी आई, फिर जो मोहम्मदनिज़्म है जो अपन इस्लाम बोलते हैं वो आया, फिर अदर रिलीजन आया। ठीक है, डीडीसी डिड नॉट फॉलो दिस प्रिंसिपल, डीडीसी में ये प्रिंसिपल नहीं होता। ठीक है, कंप्लीट हो गया, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेल्पफुल सीक्वेंस अपना हो गया कंप्लीट। 5 फंडामेंटल कैटेगरी, भाई PMEST है ना जो, उसके बारे में बताओ। तो ये जो फंडामेंटल कैटेगरी है इसकी बात रंगनाथन जी ने कही थी, जिसके अंदर द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज कैन बी एनालाइज इनटू 5 कैटेगरी। भाई अगर यूनिवर्स में कोई भी चीज़ है उसको अपन 4 या 5 कैटेगरी है उनके अंदर बांट सकते हैं। जैसे अपन 5 तत्व होते हैं ना, अग्नि, वायु, जल, ऐसे अपन 5 तत्वों से अपने बोलते हैं ना कि शरीर वगैरह हर चीज़ उन 5 तत्वों से बनी है। तो वैसे ही ये 5 एक तत्व है, रंगनाथन जी है ना, उन्हीं 5 तत्वों से वैदिक जो चीज़ें उन्हीं से उठा के उन्होंने PMST कैटेगरी बनाई है। पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम। आप कमेंट के अंदर मुझे पर्सनैलिटी का क्या सिंबल, पर्सनैलिटी होगी उसको कनेक्ट करने के लिए क्या सिंबल है, मैटर के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, एनर्जी के लिए कौन सा है, स्पेस के लिए कौन सा है और टाइम के लिए कौन सा है, ये सारे आप सिंबल मुझे लिख के बताओगे। ठीक है, सबका एक एक का कमेंट होना चाहिए जिसमें लिखा होना चाहिए कि भाई इसका ये सिंबल, इसका ये सिंबल। ठीक, मैं सबका चेक करूँगा। फिर चलते हैं अपन पर्सनैलिटी। द कोर सब्जेक्ट, देखो ये पर्सनैलिटी होती है ना सबसे लास्ट में आइडेंटिफाई होती है। सबसे पहले अपन टाइम आइडेंटिफाई करते हैं, अगर कोई टाइटल लिखा उसके अंदर, जैसे टाइम, सबसे पहले अपन टाइम देख लेंगे। 1947 लिखा तो सबसे पहले देखते ही पता चल जाएगा भाई ये समय है, समय को अपन देख लेंगे। उसके बाद में जो स्पेस है, भाई इंडिया, एशिया, कोई जोग्राफिकल लोकेशन का नाम लिखा है तो वो स्पेस आइसोलेट में अपन आइडेंटिफाई कर लेंगे, उन दोनों को हटा देंगे।
फिर बचा अगर कोई एक्शन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रोसेस है, कोई ट्रीटमेंट या डिजीज़, ऐसी कोई बात चल रही है जिसमें कोई कार्य हो रहा है, तो एनर्जी है उसकी अपन अगर बात करते हैं, अगर कोई कार्य करने की एक कोई वर्ब है तो उसको अपन ले लेंगे एनर्जी के अंदर में, उसको भी हटा देंगे। फिर बचा मैटर। मैटर होता है कि कोई पदार्थ है, प्रॉपर्टी है, कोई स्टेट है, गोल्ड हो गया, जैसे ज्वेलरी होगी, सिल्वर हो गया, तो फिर अपन ले लेंगे मैटर को। और जो इन तीनों से लास्ट में जो निकालने के बाद जो चीज़ बचेगी वो बचेगी अपनी पर्सनैलिटी। ठीक है, वो बचेगी पर्सनैलिटी। ये होता है इसका सिंपल आइडेंटिफाई करने का तरीका। और इसमें लिखा है वो सारा हिंदी इंग्लिश आप पढ़ भी सकते हो, बाकी बहुत आसान चीज़ है। फिर चलते हैं अपन कॉमन आइसोलेट पे। एस्टेरियोडाइजिंग कॉमन आइसोलेट। जो कॉमन आइसोलेट आर द टर्म दैट आर अटैच्ड टू एनी सब्जेक्ट लाइक एनसाइक्लोपीडिया, हिस्ट्री और जनरल। जैसे एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिस्ट्री, जनरल ऑफ हिस्ट्री, है ना, या फिर डिक्शनरी ऑफ हिस्ट्री, डिक्शनरी ऑफ मैथमेटिक्स, डिक्शनरी ऑफ कोई भी सब्जेक्ट जोड़ लो आप, रिलीजन। तो ये जो टर्म है ना, ये सारे के सारे किसी भी मेन सब्जेक्ट के साथ में जोड़े जा सकते हैं, उनको अपन बोलते हैं कॉमन आइसोलेट। और उनमें जोड़ने के कुछ तरीके होते हैं कि कुछ तो होते हैं पहले जोड़ने वाले, कुछ होते हैं बाद में जोड़ने वाले। एस्टेरियोडाइजिंग मीन्स कम बिफोर, ये पहले आते हैं। ठीक है, पहले आते हैं उनको एस्टेरियोडाइजिंग बोलते हैं, बाद में आते हैं उनको पोस्टेरियोडाइजिंग बोलते हैं। When exteriorizing common isolate is added to a subject number, the resulting document is placed before the regular books of the specific subject on the shelf। ठीक है, अगर रेगुलर जो रिजल्टिंग डॉक्यूमेंट इज प्लेस्ड बिफोर द रेगुलर बुक्स, भाई उससे रेगुलर बुक से पहले लिखा जाता है ये। ठीक, एग्जाम्पल मैथमेटिक्स है, इंसाइक्लोपीडिया बीके है, तो बीके जो वाली बुक है जो प्लेस्ड पहले आएगी मेन मैथमेटिक्स वाली बुक से। ओके, तो ये हो गया एस्टेरियोडाइजिंग कॉमन आइसोलेट। अपन ने सारे क्वेश्चन जितने भी थे वो डिस्कस कर लिए, और जो बुक नंबर वाला थे वो क्वेश्चन था वो एक रह गया। एक जो क्लास नंबर, बुक नंबर, कलेक्शन नंबर, जो कॉल नंबर है किससे बना है, वो अपन ने नॉर्मल जो पहले सेशन हुए थे BLIs वाले, उनमें अपन ने जो सॉल्यूशन था उसमें देखा था। तो अपन जो अभी देखने वाले बुक नंबर है, बुक नंबर के बारे में अगर स्पेशली अलग से क्वेश्चन आ जाए तो अपन क्या लिख के आएंगे। बुक नंबर में लिख के आना भाई लाइफ यावी SCCR। इसको याद करने का तरीका है लाइफ LF या YA या VSCCR, लाइफ यावी SCCR। 2-3 बार बोलोगे लाइफ यावी SCCR, याद हो जाएगा आराम से। इनके जो कनेक्टिंग सिंबल्स हैं वो पहले लिखे हैं, और हर एक का मतलब क्या है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये कॉलन क्लासिफिकेशन की बुक है, उसी से मैंने बुक नंबर का जो सारा डिटेल है वो सारा पिकअप किया है वहीं से। देखो, L का होता है लैंग्वेज, L का हो गया लैंग्वेज। F का होता है फॉर्म, भाई कौन सी लैंग्वेज की वो चीज़ है। तो अगर जैसे नॉर्मली लिटरेचर जो मेन क्लास होती है उसके अंदर इसका यूज़ करते हैं भाई, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 111 कोड होता है जैसे। ठीक है, तो अलग अलग ऑथर की बुक है, उसके साथ अगर अपन ने दो सेम बुक आ गई, दोनों सेम बुक है, मान लो इंडियन हिस्ट्री 1947 1947, दोनों सेम बुक है, एक बुक है इंग्लिश में, दूसरी बुक है हिंदी में। तो उस बुक के जो इंग्लिश वाली बुक है उसका जो सबसे पहले बता देता हूँ आपको, जो क्लास नंबर है ना, सॉरी कॉल नंबर है, वो किससे बना है, वो बना है CBC से। इसका मतलब है सबसे पहले आ गया क्लास नंबर, सॉरी कॉल नंबर के बाद में क्लास नंबर, क्लास नंबर प्लस बुक नंबर प्लस कलेक्शन नंबर। तो क्लास नंबर तो दोनों का सेम हो गया, इंडियन हिस्ट्री 1947। बुक नंबर में अपन उसको दोनों बुकों को अलग अलग करने के लिए अलग अलग चीज़ लिखेंगे कि बुक कौन सी लैंग्वेज में है। तो हिंदी के इंग्लिश के लिए तो हो गया 111, हिंदी के लिए हो गया 152। तो दोनों बुकों को अलग अलग कर देंगे। अगर दोनों बुकों का क्लास नंबर अगर सेम है तो बुक नंबर अलग अलग हो जाएगा, तो ऐसे यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाएगा। फिर लैंग्वेज, फॉर्म, ईयर। ठीक, लैंग्वेज, फॉर्म, ईयर। ईयर के बाद चलते हैं अपन ए पे। ए होता है एक्सेशन नंबर।
अगर सबका लैंग्वेज भी सेम है, ईयर भी सेम है, तो एक्सेशन नंबर है जो जहाँ पे बुक आई है वो अलग होता है। फिर उसके बाद आती है वॉल्यूम, और वॉल्यूम से अपन पहले क्या लगाते हैं, डॉट। ठीक है, कौन सी वॉल्यूम है बुक की उससे पहले लगता है डॉट, फिर डैश लगता है, फिर आता है सप्लीमेंट। सप्लीमेंट जैसे बुक के साथ में अगर कोई चीज़ वगैरह है तो वो सप्लीमेंट की, इसके साथ में ये वाला सप्लीमेंट है, ये बुक के साथ जो चीज़ें आती है ना सप्लीमेंट, वो आ गया। सप्लीमेंट के बाद में आता है कॉपी, और कॉपी से पहले लगता है सेमी कोलन। कॉपी के बाद में आ गया क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म को बोलते हैं अपन इवैल्यूएशन नंबर भी बोलते। ठीक है, तो ये आ गया क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म नंबर मतलब अगर किसी बुक कोई बुक पब्लिश हुई है, उसके ऊपर किसी दूसरे ने अपनी राय दी है, तो उसका वो क्रिटिसिज्म, एक बुक का क्रिटिसिज्म दिया है। क्रिटिसिज्म का वैसे मतलब तो आलोचना होती है, पर ये एक है ना होस्ट बुक हो गया और एक एसोसिएट बुक होता है। वैसे ही होस्ट बुक जैसे ओरिजिनल बुक थी, और उसकी जो एसोसिएट बुक है दूसरी वाली, उसके ऊपर किसी ने अगर क्रिटिसिज्म दिया है, तो वो होगी बात कि इनकी इनकी बुक आई है, इसके बारे में मेरा ये विचार है। तो इस प्रकार से ये क्रिटिसिज्म नंबर, ये सारा हो गया आपका बुक नंबर। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो आप एक बार है ना जो ये वाला फॉर्मूला, ये तो मैंने आपको याद करवा दिया, लाइफ या भी SCCR, इनके जो कनेक्टिंग सिंबल है ये याद कर लेना, और लैंग्वेज, फॉर्म, ईयर, और जो इसका मतलब क्या होता है, और जो मैंने आपको ऊपर बात बताई, कॉल नंबर इक्वल्स टू क्लास नंबर प्लस बुक नंबर प्लस कलेक्शन नंबर। फिर लिख के आना, अगर क्लास नंबर सेम हो तो बुक नंबर से अलग अलग करेंगे बुकों को। फिर कलेक्शन नंबर, जैसे कि रेयर बुक होगी या फिर किस कलेक्शन से बुक बिलोंग करती है, उसकी कलेक्शन की वो साइज़ क्या है, अगर बुक छोटी साइज़ की है, बड़ी साइज़ की है, तो वो अलग अलग करने के लिए उनको डिफ्रेंशिएट, अलग अलग हर बुक को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए अपन अलग अलग तरीके से कॉल नंबर देते हैं। ये सारी बातें आप लिख के आओगे बुक नंबर वगैरह पूछे तो। अभी आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये हो गए सारे कंप्लीट, और इसके बाद में मैं एक सेशन डालने वाला हूँ जिसमें जो अभी पेपर हुआ है आज 30 तारीख को, जो BLI 01 का, उस पेपर का अपन करने वाले हैं एनालिसिस की, भाई अपन ने जो क्वेश्चन बताए उसमें से क्वेश्चन आए या नहीं आए। और इसमें से भी वही सेम सिनेरियो रहेगा, 100% आपके यही पेपर यही क्वेश्चन से आने वाले हैं, इसी के आसपास से, और यही क्वेश्चन कई बार तो आपको रिपीट मिल जाएंगे। ठीक है, तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करके जाना है, वीडियो को लाइक कर देना, और कोई अगर कोई क्वेश्चन वगैरह क्वेरी हो, कुछ भी हो, तो मेरे को कमेंट करके बता देना। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे किसी नेक्स्ट अनदर वीडियो सॉल्यूशन PYQ के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद।